में बताता है जो कुछ दिन पहले भेजी गई थी। उनकी इन्वेस्टिगेशंस ने कुछ आउटसाइड मेज की छेड़छाड़ रिवील की, लेकिन लकी है उनके लिए डीमन को आखिर में वापस बुला लिया गया। फिर भी वह लकी थे कि वह उस पल खत्म नहीं हुए। इंटरेस्टिंगली क्रिस नोट करता है कि उन्हें अभी तक ये नहीं पता चला है कि उसने ही डीमन को हराया था, जो फेयर है क्योंकि कोई भी इस बात पर विश्वास नहीं करेगा। टायरमन एडमिट करता है कि वह लड़के से माफी का हकदार है। उसकी पहली विजिट पर उसे स्काउंड्रल मानकर गलत ट्रीट किया। दूसरे, वह लड़के का शुक्रिया अदा करता है और उसे अपने हाउस का बेनिफैक्टर घोषित करता है। क्रिस उसे कूली प्ले ऑफ करता है, जैसे वह ड्यूटी से और ग्रेटर गुड की खातिर एक्ट कर रहा था। भले ही वह उसे गैसलाइटिंग कर रहा है, उसे पर्सनली बुरा लगता है। टायरमन उसकी बातों से प्रभावित होता है और लड़के के फेवर्स पूरे करने का भी ऑफर करता है अगर उसे कुछ चाहिए। इस मौके को जाने देने से इनकार करते हुए लड़का लॉर्ड टायरमन से हाउस खजर से सुलह करने की रिक्वेस्ट करता है। ये काफी शॉकिंग रिक्वेस्ट है, लेकिन दोनों हाउसेस के लिए एक दूसरे के खिलाफ होने के बजाय कोऑपरेट करना बेहतर है। वह प्रिंस के साथ राइवल्स बनना चाहता है और आने वाले एक हेल्थी कंपटीशन को एश्योर करता है। कई प्रॉमिसिंग एस्पेक्ट्स वाला रिश्ता। लॉर्ड टायरमन थोड़ी देर के लिए सोचता है, लेकिन क्रिस अपनी पर्सुएजन को और तेज करता है, याद करते हुए कि उनकी फैमिली सिर्फ इसलिए गलत टर्म्स पर आई थी क्योंकि मेन हाउस उन्हें एक दूसरे के खिलाफ स्कीमिंग कर रहा था। इसके अलावा अगर ब्रांच फैमिलीज इकट्ठा हो जाती हैं, तो ये मेन फैमिली के लिए एक साफ खतरा पैदा करेगा। यही वजह है कि ये उनका कंट्रोल करने का तरीका है। लॉर्ड टायरमन सोचता है कि क्या लड़का मेन फैमिली के खिलाफ रिबेलियन रिक्वेस्ट कर रहा है, जो एक बच्चे की तरफ से डेंजरस होगा। क्रिस तुरंत उसे डिनाई करता है और एक्सप्लेन करता है कि उन्हें बोर्ड पर सिर्फ पॉन्स से ज्यादा बिहेव करना चाहिए। लॉर्ड टायरमन लड़के को उसकी गहरी एनालिसिस के लिए पसंद करता है, जबकि क्रिस सोचता है कि क्या वह उसकी रिक्वेस्ट पूरी करने को तैयार होगा। हार मानकर आदमी काउंट कजार से रिकंसिलिएशन के मौके के लिए कांटेक्ट करने का वादा करता है। बातें बिल्कुल प्लान के हिसाब से चल रही हैं। क्रिस और एलाइज हासिल करने और आखिरकार एज ऑफ रूइन को एक स्ट्रॉन्ग अलायंस के साथ कॉन्टेस्ट करने की उम्मीद करता है। लॉर्ड टायरमन अपने बेटे को भी इस पिवटल मोमेंट में चुप रहने पर थप्पड़ मारते हैं। आर्लोस असल में उसे अपने कामों के लिए एशन शार्ड देता है। उसे बेहोश होने की याद है और वह क्रिस के लिए शार्ड को पकड़े रहा जब वह उठा। क्रिस उसे शुक्रगुजार होने पर छेड़ता है और आर्लोस के ईगो का फायदा उठाता है। सीन उसके पिता को हंसने पर मजबूर करता है, अपनी तरफ से भी एक गिफ्ट प्रेजेंट करते हुए। ये एक समनिंग स्टोन है जिसे टियर 4 लेवल तक बीस्ट को समन करने के लिए यूज किया जा सकता है। ये कोई मजाक नहीं। क्रिस इसे एक सुपर रेयर आइटम भी बताता है। टायरमन डार्क सेरेमनी को भी एक रिपोर्ट बनाने का इरादा रखता है ताकि लड़के की पार्टिसिपेशन के लिए बोल सके। प्रोटैगनिस्ट के लिए बातें बहुत अच्छी चल रही हैं, जिसे वह सब कुछ मिला जो वह चाहता था। पिता और बेटा दोनों उसके रूम से चले जाते हैं ताकि वह आराम कर सके। आखिरकार क्रिस उस पर नजर रखे हुए आदमी की तरफ ध्यान देता है और उसे बाहर आने को कहता है। ब्लड सकर साइमन खुशी से अपनी मौजूदगी बताता है। शॉक थे कि लड़के ने उसे नोटिस कर लिया जब लॉर्ड टायरमन भी नहीं कर पाया था। डार्क मेज क्लैन का चीफ स्टुअर्ड उसके साथ प्लेजेंट्रीज एक्सचेंज करना चाहता था। वह लॉर्ड नोगा के टॉप आदमियों में से एक है। क्रिस अचानक याद करता है कि यह हरामजादा ब्लड शैडो कोर का मास्टर है। चलो थोड़ी देर ब्लड शैडो कॉर्प्स के बारे में बात करते हैं। ये इंडिविजुअल्स का एक पागल ग्रुप है जो बिना कॉन्सिक्वेंसेस की परवाह किए स्लॉटर और टेररिज्म करते हैं। इन लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता कि उनके दुश्मन एम्पायर है या लाइट फैक्शन। और उनका लीडर वह एक 8 स्टार लेवल डीमन है जिसने एज ऑफ रूइन इवेंट तक 9 स्टार लेवल में ब्रेक किया था, अपनी ताकत से 10th डीमन किंग बनकर। यही आदमी उनकी मौत के करीब के एनकाउंटर्स का रीजन है। जहाँ तक साइमन की बात है, वह डीमन किंग का लेजिटिमेट ब्लड सन है। साइमन यंग मास्टर के अब तक के परफॉर्मेंस से इंप्रेस है और क्रिस के खुद से एक डीमन को खत्म करने के बारे में अपनी नॉलेज भी रिवील करता है। रेवलेशन शॉकिंग है क्योंकि उसने साफ तौर पर सर्वेलेंस बैट को मारा था और फिर भी इस आदमी को पता चला कि क्या हुआ था। क्रिस इग्नोरेंस का नाटक करने की कोशिश करता है, लेकिन शार्प स्टुअर्ड उसे पंगा लेने नहीं देता। उसे वह केव विजिट करना याद है जहां डीमन का एक भी निशान नहीं बचा था। इसका मतलब था कि रिवर्स समनिंग यूज नहीं किया गया था और क्रिस ने ही आखिरी ब्लो दिया था। अब एक ही सवाल बचा है कि कैसे वह डीमन को एग्जिस्टेंस से कैसे मिटा पाया। इसके अलावा स्टुअर्ड ये बिल्कुल साफ कर देता है कि वह ये कन्वर्सेशन अपने मास्टर को रिपोर्ट करेगा। वापस जवाब देते हुए क्रिस एक्सप्रेस करता है कि वह अपना ट्रम्प कार्ड एक्सपोज करने का प्लान नहीं कर रहा है। साइमन के इंसिस्ट करने के बावजूद वह ब्लड सकर को याद दिलाता है कि वह अपने सीक्रेट्स सिर्फ एल्डर क्लैन हेड की वजह से बाहर नहीं निकालने वाला था। उसके इस साइड को ऑब्जर्व करते हुए साइमन असेस करता है कि यह लड़का एक बीस्ट जैसा है जो अपने पंजे आखिर तक छुपाना पसंद करता है। वह उसे अब और भी मजेदार लगता है और भी ज्यादा। क्रिस उसे अपनी बातों से पकड़ लेता है। देखो, इरेजर और रिवर्स समनिंग के बीच डिफरेंस बताने का कोई तरीका नहीं है। यही वजह है कि टायरमन भी नहीं बता पाया, लेकिन साइमन किसी वजह से फुल इरेजर के यूज में अपनी सर्टेनिटी में इतना अटल था। क्रिस सोचता है कि क्यों। क्रिस आखिरकार एग्रेसर के खिलाफ बॉम्बशेल ड्रॉप करता है, रिवील करते हुए कि साइमन ने ही पहले डीमन को समन किया था और उसने लॉर्ड नोगा को इंसिडेंट की सच्चाई रिपोर्ट करने की पॉसिबिलिटी पर हंसता है। आखिरकार इंसिडेंट ने कई नोबल फैमिलीज को खतरे में डाल दिया था। खुद को कॉर्नर्ड रियलाइज करते हुए साइमन पूरी जिम्मेदारी लेता है, लेकिन क्रिस सच रिपोर्ट न करने में ठीक है क्योंकि वह चीफ स्टुअर्ड को कर्ज में रखने का लंबा गेम खेल रहा है। ब्लड सकर तेजी से नोट करता है कि वह एक डील कर रहा है और खुशी से एडमिट करता है कि उसने एक रहम का काम किया है। वह गायब हो जाता है उसे फिर से मिलने की उम्मीद करते हुए। भले ही वह चला गया, क्रिस समझता है कि यह आदमी एज ऑफ रूइन इवेंट के मेन वेरिएबल्स में से एक है। इसका मतलब है कि उसे उसके साथ एक अच्छा रिश्ता रखना होगा ताकि वह आने वाले डार्क फ्यूचर को बदलने की कैपेसिटी रखे। मुझे नहीं पता आप लोगों का क्या ख्याल है, लेकिन मुझे मेन कैरेक्टर के अपने फ्यूचर प्लान्स पूरे करने के एक्शंस बहुत पसंद आ रहे हैं। हर एक्शन इंटेंशनल है। मरी मेन एस्टेट वापस जाने की अपनी तैयारी पूरी कर चुकी है। वह आलोइस को उन्हें ग्रीट करते देखकर हैरान है, यह पूछने के लिए कि क्या वह जाने वाले थे। अपने टाइटल को ठीक करते हुए क्रिस उसे वह शब्द यूज करने को याद दिलाता है जो उसने उसे दिया था, तीसरे प्रिंस से 2 साल छोटा होने के बावजूद। खैर, आलोइस असल में एक वार्निंग के साथ आया था। उसे क्रिस का उन्हें फैमिली कहना याद है, तो उसे लगता है कि यह इन्फॉर्मेशन शेयर करना सही है।
आलोइस उसे लॉइन की स्कीम से वेरी रहने को कहता है क्योंकि वही उसकी सेरेमनी में पार्टिसिपेशन के खिलाफ मेन अपोजिंग फोर्स था, स्पेशली क्योंकि क्रिस सिर्फ एक 2 स्टार मेज है। फिर ये बात भी है कि मेन फैमिली के पास सबसे अच्छे एलिक्सर्स और सबसे स्ट्रॉन्ग टेक्निक्स हैं, साथ ही डीमंस की ब्लेसिंग्स भी। संक्षिप्त में क्रिस उनके हाथों बर्बाद हो जाएगा अगर वह केयरफुल नहीं रहा। लेकिन कॉन्फिडेंट जीनियस अलोइस को एक वार्निंग देता है, इंसिस्ट करते हुए कि वह अपने अच्छे के लिए आने वाली सेरेमनी में पार्टिसिपेट न करे। इससे अलोइस गुस्से में आ जाता है क्योंकि वह रियलाइज करता है कि यह स्काउंड्रल डार्क मैजिक को खुद के लिए होल्ड करना चाहता है। इसके अलावा क्रिस डिक्लेयर करता है कि वह अपने ओपोनेंट को कुचल देगा, चाहे डार्क सेरेमनी में उसके सामने कोई भी खड़ा हो। और उनकी डिस्कशन के लिए बस इतना ही है जब वह मरी को मूव करने को कहता है। अलोइस को अपनी वार्निंग एक बार फिर रिपीट करते हुए काउंट खजार के घर पहुंचने के बाद थर्न शॉक्ड है कि उसका भाई वापस आने के थोड़ी देर बाद ही अपनी ट्रेनिंग के लिए चला गया। अपेरेंटली वह डार्क सेरेमनी रिचुअल तक अकेला रहना चाहता है। थर्न अपने भाई के पीछे भागने लगता है। मजेदार बात यह है कि अब भी उस लंबे टाइटल से उसे एड्रेस करता है। वह उसे वादा पूरा करने के लिए ड्यूल करना चाहता है, जबकि क्रिस अपने भाई की मिड 2 स्टार लेवल तक पहुंचने की स्टडी ग्रोथ से काफी इंप्रेस है। हालांकि वह अपनी ट्रेनिंग के फेवर में मना करना चाहता है। क्रिस याद करता है कि उसका भाई भी डार्क राइट सेरेमनी में पार्टिसिपेट करने वाला था। वह ड्यूल को अपनी ट्रेनिंग सेशन खत्म होने तक पोस्टपोन करने का रिकमेंड करता है और थर्न से वादा करता है कि वह उसे अब और डिले नहीं करेगा। कॉम्प्रोमाइज पर मानकर छोटा भाई उसे जिद का इंप्रेशन देकर चला जाता है। इससे क्रिस को अपनी पिछली जिंदगी में जाने वाले किसी खास इंसान की याद आती है। अपने रूम में अकेला बैठा हुआ वह समझता है कि रिचुअल के इवेंट से पहले उसके पास पूरा 1 महीना है, तो वह एबनी ऑर्ब पर दांत गड़ाता है। कड़वा टेस्ट से मुंह बनाते हुए जब वह अपने बेड पर गिरता है, उसकी डार्क एनर्जी उसकी सोच से भी ज्यादा क्योटिक है। लेकिन उसके हैरानी में उसे ऑर्ब के अंदर से लाइट एनर्जी की एक चमक भी महसूस होती है। वह सोचता है कि क्या कराजो बीस्ट की इमोशंस ने ऑर्ब पर एक इंप्रेशन छोड़ा, और यह भी रियलाइज करता है कि डीमंस को एबनी ऑर्ब अब्सॉर्ब करने में इतनी मुश्किल क्यों होती है। फिर भी उसे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता जब तक वह लाइट फोर्स के साथ एक हो सकता है। नॉर्मली डीमंस इस तरह की एनर्जी बर्बाद करते थे, लेकिन वह एक इंपॉर्टेंट रिसोर्स को वेस्ट नहीं होने देने वाला था। आखिरकार वह इस सब को अपने लाइट कोर में अब्सॉर्ब कर लेता है। पावर उसकी सेंसेस को ही बदल देती है। क्रिस अपनी आंखें बंद कर लेता है, प्रोसेस के कंप्लीशन को इम्प्लाई करते हुए। प्रोसेस सीन लेडी आइडेलिन पर कट होता है, जिसे उसके नौकर ने एबोनी हंट्स इन्वेस्टिगेशन की रिपोर्ट दी थी। वह क्रिस पर नजर रखे हुए थी, जो अपेरेंटली हंटिंग इवेंट के दौरान एक डीमन से एनकाउंटर के बाद जिंदा बच गया था। आधे महीने बाद जब क्रिश्चियन टायरामिन डिबाकल से वापस आया, थर्न अपने बड़े भाई के रूम में उनके वादे किए गए डुअल डे के लिए तूफान की तरह घुसा। जैसे ही छोटा भाई अंदर आया, उसने अपने भाई के ऑरा में एक सिग्निफिकेंट बदलाव नोटिस किया। क्रिश्चियन बहुत अम्यूज था कि यंग थर्न सुबह सुबह एक क्विक पिटाई के लिए आया था। छोटा भाई स्पीचलेस था। क्रिश्चियन की डोमिनेटिंग प्रेजेंस सिर्फ आधे महीने पहले से कहीं ज्यादा थी। उसकी बात उसका वादा है क्योंकि थर्न इतनी बुरी तरह पिटने के लिए बेचैन है। वह विश क्रिश्चियन का कमांड बनेगी, लेकिन वह तभी ड्यूल करेंगे जब थर्न हारने पर आने वाले स्केयर डार्क राइट में हिस्सा न लेने को मान जाए। राइट एक ब्रूटल कंपटीशन है, कमजोर लोगों को बस उससे दूर रहना चाहिए। वीकलिंग कहे जाने पर गुस्से में आकर थर्न ने अपनी तलवार निकाल ली, क्योंकि छोटा भाई भाईचारे की चिंता से अनजान है। क्रिश्चियन बस उसे यह सबक सिखाएगा जब तक वह सीख न ले। थर्न पूरे कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़ा, सिर्फ इतनी बुरी तरह पीटने के लिए कि वह बेड रिडन हो गया। हीलर्स के मुताबिक उसे आधे महीने तक बेड रेस्ट की जरूरत होगी। इस साल के राइट को इफेक्टिवली रूल आउट करते हुए क्रिश्चियन ने अपने पिता से थर्न के साथ कुछ अकेला टाइम मांगा, और काउंट ने उन्हें भाईचारे की बातचीत के लिए रूम दे दिया। अभी थर्न एक अलायंस बेबी डमी की तरह मुंह बना रहा है, जबकि वही फाइट के लिए इतना बेचैन था। उसने पूछा कि एक बड़ा भाई अपने छोटे भाई को बढ़ते हुए देखना क्यों नफरत करेगा। उसके पर्सपेक्टिव से क्रिश्चियन हमेशा उसकी अचीवमेंट्स का मजाक उड़ाता है और उसे नीचा दिखाता है। अब उसने हद पार कर दी और थर्न को जानबूझकर इतना बुरा जख्मी किया कि वह सीक्रेट डार्क राइट से बाहर हो गया। क्रिश्चियन देख सकता था कि उसका छोटा भाई इस तरह से रोने वाला था, तो उसने क्लैरिफाई किया कि वह यहाँ एक ही पेज पे नहीं है। वह थर्न पर सिर्फ इस उम्मीद में सख्ती कर रहा है कि उसकी ग्रोथ तेजी से बढ़े। इस साल राइट में उसके खिलाफ कम्पीट करना एक बेवकूफी वाला मूव होगा। वह प्योर डार्क एनर्जी हासिल करने का अपना मौका हमेशा के लिए खो देगा। क्रिश्चियन को रफ और डिसाइसिव होना पड़ा, क्योंकि बच्चा कितना जिद्दी हो सकता है। लेकिन सबसे जरूरी बात, प्योर डार्क एनर्जी थर्न को सूट भी नहीं करती। उसके बजाय वह ग्रे डार्क एनर्जी के लिए ज्यादा फिट है। जैसे लाइट की पावर वेरियस टाइप्स में डिवाइड होती है, डार्क की पावर भी अलग वेरिएंट्स में आती है। नेचुरली प्योर डार्क एनर्जी को वाइडली हाईएस्ट एट्रीब्यूट माना जाता है। ठीक नीचे ग्रे डार्क एनर्जी है, एक ऐसा टाइप जो कर्स मैजिक कल्टीवेट करने के लिए खासतौर पे सूटेड है। थर्न को इतना प्रोग्रेस कर लेना चाहिए था कि वह नोटिस करे कि उसे स्वॉर्ड्समैनशिप से ज्यादा कर्स मैजिक में एडवांस करना आसान लगता है, क्योंकि क्रिश्चियन बच्चे को ये नहीं बता सकता कि उसने उसे फ्यूचर में एक प्रोलिफिक कर्स मैजिशियन बनते हुए देखा था। बड़े भाई को एक अच्छा बहाना ढूंढना पड़ा। उसने एलिजेड किया कि वह अपने भाई की एफिनिटी उनके स्पार्स के थ्रू बता सकता था, क्योंकि वह भी पूरी ताकत से लड़ रहा था। किसी भी हाल में ग्रे डार्क मास्टर करने से पहले प्योर डार्क एनर्जी लेना लॉन्ग रन में सिर्फ नुकसान ही साबित होगा। ऑफ कोर्स हायर एट्रीब्यूट अब्सॉर्ब करने के अपने पर्क्स हैं, लेकिन थर्न के केस में वह उसकी यूनिक प्रॉपर्टी से सिर्फ रुक जाएगा, इफेक्टिवली उसकी प्रोग्रेस को धीरे धीरे क्रॉल तक स्लो कर देगा। तो इस साल का राइट छोड़ना सही मूव है। ये एक बड़े भाई की तरफ से क्रिश्चियन की सच्ची सलाह है, अपने छोटे भाई की सक्सेस के लिए रूट करते हुए। थर्न ने वह अपने दिल में महसूस किया। अपनी जेब से कुछ निकालते हुए क्रिश्चियन ने छोटे भाई को ऐश पिल गिफ्ट के रूप में दी। ऐश पिल्स बहुत वैल्यूएबल होते हैं, लेकिन क्रिश्चियन को अभी एक स्कैमर ने स्कैम किया था, तो सब ठीक है। इसके अलावा उसने पहले ही ऐश पिल से कहीं ज्यादा अच्छा कुछ खा लिया था। थर्न अपने भाई की बातों और एक्शन से प्रभावित हुआ। वह गलत था ये सोचने में कि क्रिश्चियन बस एक एसहोल बन रहा था। फिर भी अगर वह बेहतर के लिए बदलने में केपेबल था, तो उसने अपनी माँ की मौत के बिस्तर पर भी ऐसा इम्बेसिल जैसा बिहेव क्यों किया। उसे कितना दुख सहना पड़ा। भले ही क्रिस उस वक्त इस बॉडी पर कंट्रोल में नहीं था, उसे गिल्टी महसूस हुआ। वह बस एक अलग इंसान था जो तब समझता नहीं था। कुछ दिन बाद डिबरन फैमिली का कैथेड्रल रॉकस लग्जरियस कैरेजेस से भर गया। उनमें से एक से निकलता है हमारा हीरो क्रिश्चियन वैन बेरेनकाजार। यह एक लंबा सफर था और उसे एक अच्छे स्ट्रेच की जरूरत थी। उसे पता है कि मेन फैमिली ने जानबूझकर और पेटीनेस से उसके लिए वार्प गेट खोलने की तकलीफ भी नहीं उठाई। जब वह क्लैन हेड बन जाएगा, तो यह बूढ़े हरामजादे इसका हिसाब चुकाएंगे,
क्योंकि वह अपनी डेस्टिनेशन पर पहुंच गए हैं। मरी अब फ्री होकर बाहर जा सकती है। वह पहले ही सिर्फ उन दोनों के साथ एक डेट इमेजिन कर सकती है। दिल धड़क रहे हैं, भले ही बैंशीज के दिल नहीं होते, क्योंकि मेन फैमिली को सिर्फ एक साथी लाने की परमिशन है। क्रिश्चियन को मरी को लाना पड़ता है क्योंकि वह एक पैक्ट से एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। जैसे ही वह कैरेज से बाहर निकला, वह आसपास के हर किसी का साइलेंट टॉपिक बन गया। मरी ने उसकी प्रसिद्धि की तारीफ की, लेकिन यह एक इंसल्ट जैसा लगा। हर डार्क राइट कैंडिडेट हैरान रह गया था कि काजार का गो फॉर नथिंग हरामजादा पर्सनली फैमिली के हेड बटलर द्वारा वेलकम किया गया। साइमन ने उसे सर से पांव तक देखा और इतने कम टाइम में उसकी नोटवर्दी ग्रोथ पर खुशी से हैरान हुआ। वैम्पिरिक सर्वेंट ने अनाउंस किया कि वह यहाँ एल्डर क्लैन हेड के ऑर्डर्स पर आया है। उसका पुराना मास्टर उस फील्ड से पर्सनली मिलना चाहेगा जिसके बारे में वह इन दिनों बहुत सुन रहा है। साइमन बता सकता था कि क्रिश्चियन बिल्कुल भी हैरान नहीं था कि उसे बुलाया जा रहा है, और इसलिए उसका पहला स्टॉप एल्डर क्लैन हेड की प्राइवेट स्टडी है। बूढ़े आदमी के बगल में आंट मैरियन खड़ी थी। इन दोनों की पावर और इन्फ्लुएंस को कम नहीं समझा जा सकता। जैसे ही बूढ़े आदमी की आंखें उस पर पड़ी, क्रिश्चियन को नम्बिंग सफोकेशन महसूस हुआ। वह मुश्किल से प्रेशर झेल पा रहा था। उसे लगा जैसे वह एक प्रभावशाली देवता की उंगलियों के नीचे कुचली जा रही चींटी है। एल्डर क्लैन हेड जानबूझकर गुस्सा कर रहा था, एक्सेस अमाउंट्स ऑफ डार्क एनर्जी निकालते हुए, यह जानते हुए भी कि क्रिश्चियन जैसे नूब को ऐसा नहीं करना चाहिए। उसे झेल पाना चाहिए। लेकिन हमारा हीरो यहाँ कोई ऑर्डिनरी नूब नहीं है। वह कांप सकता है लेकिन गिरेगा नहीं। प्रेशर के बीच दांत पीसते हुए उसने ड्यूक बरान, डार्क मैजिक क्लैन के महान अधिपति को फॉर्मल ग्रीटिंग दी। जब पूछा गया कि क्या वह अचानक इन्विटेशन से हैरान है, क्रिश्चियन ने ऑनेस्टली जवाब दिया कि उसने कॉल एक्सपेक्ट किया था। उसे पता है कि हायर अप्स एक नए राइजिंग स्टार को इग्नोर नहीं कर पाएंगे। एल्डर क्लैन हेड को उसका जवाब पसंद आया। न मैरियन और न ही साइमन यंग मैन की तारीफ करने से खुद को रोक पाए। लेकिन बूढ़ा हेड खुद अभी तक पूरी तरह कन्विंस नहीं हुआ है। अपनी बूढ़ी उम्र में उसे लगता है कि सिर्फ टाइम ही बताएगा कि एक ग्रेट सीड मुरझाएगी या बढ़ेगी, कौन जानता है। क्रिश्चियन बस एक सैपलिंग हो सकता है जो जमीन के ऊपर उगते ही मुरझा जाए। उसने बूढ़े आदमी के नई जनरेशन के लिए एक्सपेक्टेशंस मैनेज करने के तरीके को रिफ्यूट नहीं किया, लेकिन उसने यह ऐड किया कि वह एक ऐसा सैपलिंग बन सकता है जो हर प्रोस्पेक्ट को पीछे छोड़ दे, एक महान पेड़ में बदल जाए। शायद वह एक एबनॉर्मेलिटी है जो सबसे बड़े पेड़ों को भी छा सकता है। कम से कम वह गारंटी देता है कि बूढ़ा आदमी निराश नहीं होगा। एक छोटा पॉज लेने के बाद एल्डर क्लैन हेड मुस्कुराया और क्रिश्चियन पर अपनी उम्मीदें रखी। डिसमिसल पर उसने एक रिस्पेक्टफुल बाव दिया। जैसे ही वह रूम से बाहर आता है, आंट मरिया बूढ़े आदमी से पूछती है कि उसे यंग मैन के बारे में क्या लगता है। एल्डर क्लैन हेड ने एडमिट किया कि लड़का उसकी इनिशियल एक्सपेक्टेशन से ज्यादा निकला, लेकिन उसे यह भी डर है कि ऐसा महान टैलेंट एक ज्यादा टर्बुलेंट रास्ते के लिए नियति है, स्पेशली अब जब मैजिक एम्पायर की तरफ खूनी हवाएं चल रही हैं। फिर भी आज इस रूम में एक छोटी उम्मीद पैदा हुई, और यही वह रेयर चीजों में से एक है जो बूढ़े आदमी का खून गर्म करती है। वह खजार बच्चा सच में बूढ़े आदमी की लंबी चौड़ी विश को पूरा कर सकता है। रात हो गई और सेक्रेट डार्क राइट्स ईव का बैंकेट शुरू हुआ। नौकर काउंट खजार के सबसे बड़े बेटे के आने का अनाउंस करते हैं, और क्रिश्चियन वन बारन काजर अपने गॉड से टपकते हुए रॉयल्टी की तरह अंदर आया। आज की फुसफुसाहट का हॉट टॉपिक है बूढ़े आदमी के साथ लड़के की मीटिंग सुबह में। कुछ लोग सस्पेक्ट करते हैं कि वह शायद कोई बॉय टॉय हो सकता है। ऑफेंडेड होने के बजाय उसने इन गंदी अफवाहों को अपनी लुक्स की तारीफ के रूप में लिया। इसमें यह मदद नहीं करता कि मरी हमेशा उसकी डिल्यूजन्स को फीड करने के लिए वहाँ होती है। क्रिश्चियन ने सबसे पहले सर्वर्स को ड्रिंक्स देते हुए देखा। आखिरकार उसे कुछ असली शराब मिल सकती है, और वह नॉन अल्कोहलिक घर की नहीं। अनफॉर्चुनेटली सर्वर्स अंडर एज ड्रिंकिंग को रोकने में काफी स्ट्रिक्ट हैं, भले ही इनमें से ज्यादातर बच्चों ने पहले लोगों को मारा होगा। अल्कोहल के बजाय उसे और जिंजर एल से काम चलाना पड़ता है। अगर आपके सारे दोस्त किलजॉयस और रूल्स के स्टिकलर्स हैं, तो दोस्तों के साथ जीने का क्या फायदा। क्रिश्चियन तकलीफ में है। हर किसी का ध्यान अगले बैच ऑफ गेस्ट्स के आने पर चला गया, क्लैन के यंग लॉर्ड्स और लेडीज। जैसे ही गेट्स खुले, रूम में नोबिलिटी का एक ऑरा छा गया। ऑर्नेट फैब्रिक्स में ड्रेस्ड 4 लोगों ने पूरे बैंकेट हॉल को रुकने और हैरान होकर देखने पर मजबूर कर दिया। पैक को लीड कर रहा है एशेद दबारिन, दूसरा यंग लॉर्ड। उसके पीछे है जूलियन डे बरन, पहली यंग लेडी। अगले है जूपियन डे बरन, दूसरी यंग लेडी। आखिर में तीसरा यंग लॉर्ड है माइसेक टू बरन। कुछ हिडन फोर्सेस इस बात से काफी निराश थे कि पहला यंग लॉर्ड द मैडमैन एब्सेंट था। क्रिश्चियन इस पर फोकस कर रहा है कि एशेड उसे क्या कहेगा, उसके छोटे गेम का शिकार और वह जिसने कोर्ट में उसकी रेपुटेशन खराब की। एशेड ने सबसे बुरी बात जो वह कह सकता था वह कुछ नहीं थी। वह बस क्रिश्चियन के बगल से गुजर गया जैसे उसने उसे अपने फील्ड ऑफ विजन में रजिस्टर ही नहीं किया हो। हरामजादे ने उसकी तरफ सांस भी नहीं ली। ये बस प्रूव करता है कि लीडिंग सक्सेशन कैंडिडेट्स में से एक उसे एक बग से ज्यादा कुछ नहीं समझता। जब पहली यंग लेडी जूलियन क्रिश्चियन के बगल से गुजरी, उसकी नजर बहुत देर तक उस पर ठहरी रही। आंट मैरियन ने एक बार क्रिप्टिकली उसे इस औरत के बारे में वार्न किया था, लेकिन उसने उसमें कुछ भी पर्टिकुलरली आउट ऑफ द ऑर्डिनरी सेंस नहीं किया। वह बस उसकी डील बाद में पता लगाएगा। उसने आज कंपटीशन पर काफी रिकॉन कर लिया है। जैसे ही वह कल के लंबे दिन के लिए तैयारी करने के लिए अपने अकोमोडेशन पर वापस जाने वाला था, एक बटलर उसके पास आया। उसने खुद को 4 के रूप में इंट्रोड्यूस किया, यंग मास्टर लॉइन के लिए काम करने वाला एक समनर। वह नाम सुनकर क्रिश्चियन का एक्सप्रेशन खराब हो गया। जब उसने पूछा कि क्या हुआ है, बटलर ने हिम्मत की यह इम्प्लाई करने की कि कल के सेक्रेट डार्क राइट्स में पार्टिसिपेट करने के लायक कोई अंदर घुस गया है। उसने एलिजेड किया कि एक अंडर क्वालिफाइड पार्टिसिपेंट दूसरों के लिए अनिवार्य एक्सीडेंट का कारण बन सकता है, ग्रेट डार्क क्लैन का नाम खराब करते हुए। ये साफ है कि ये बूढ़ा आदमी ये इम्प्लाई कर रहा है कि क्रिश्चियन अंडर क्वालिफाइड ट्रैश है। कन्फ्रंट किए जाने पर 4 ने इसे डिनाई भी नहीं किया। उसके पीछे बैल्कनी पर उसका यंग मास्टर खड़ा था, एक कर्ली हेडेड इम्बेसिल जो एक रिएक्शन निकालने की कोशिश कर रहा था। क्रिश्चियन इस बुलिंग मेथड को नापसंद करता है। उसे लगता है कि आसहोल्स को कम से कम आगे आकर गंदा काम खुद करना चाहिए। फिर भी वह बच्चे को कल राइड के दौरान दिल से बात करेगा। अभी के लिए वह इस डेयरिंग समनर के साथ कुछ मजा करने के लिए आउट ऑफ हिज वे जाएगा। बिना वेपन निकाले उसने 4 को अपने पार्टी ट्रिक्स दिखाने के लिए टॉन्ट किया, जिसे वह समनिंग कहता है।
उसे इस आदमी जैसे किसी बेवकूफ का सामना करने के लिए एक डंडी की भी जरूरत नहीं। जैसे ही टेंशन्स बढ़ी, बैंकेट हॉल के आसपास के लोग ध्यान देने लगे। इस हलचल ने पहली यंग लेडी को भी किसी वजह से अजीब तरीके से मुस्कुराने पर मजबूर कर दिया। कुछ ही सेकंड्स बाद गेस्ट्स उनके सामने के इनक्रेडिबल डिस्प्ले से फ्लैबरगास्टेड हो गए। फोर घुटनों पर है, खुद को इविल स्पिरिट से बचाने की डेस्परेट कोशिश कर रहा है जो उस पर गैंगिंग अप कर रहे हैं। इसी बीच क्रिश्चियन स्पिरिट्स में से एक को चेयर के रूप में यूज कर रहा है और दो और को अपने विलिंग सर्वेंट्स के रूप में। हर कोई डम्फाउंडेड था। उन्होंने पहले कभी ऐसा कुछ नहीं देखा था। समनर फोर बिना वार्निंग के अपने इविल स्पिरिट्स को समन करके कॉम्बैट इनिशिएट करता है। टारगेट को अलग करने के बजाय वह क्रिश्चियन के एक जेस्चर से अपने समनर पर पलट गए। उसने इतनी तेजी से कंट्रोल हासिल किया कि ऐसा लगा जैसे उसने चीट कोड यूज किया हो। उसने यंग मास्टर लॉयन की विल को इंटरफेयर करने की कोशिश करते हुए भी महसूस किया, लेकिन यह इतनी बड़ी बात नहीं थी। कर्ली हेडेड हरामजादा शर्म से फटने वाला लग रहा था। यह क्लैन के डायरेक्ट हेयर के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है। इस आवारा को बस उसे डायरेक्टली चैलेंज करना चाहिए था ताकि वह अपनी ग्रीवेंसेस जल्दी निकाल सके। बेशर्म हमेशा की तरह लुईन ने जोर देकर कहा कि अटैक का उसे कोई लेना देना नहीं है। एक बेवकूफ भी उस झूठ पर विश्वास नहीं करेगा जब उसका नौकर जमीन पर पीटा हुआ पड़ा हो अपने यंग मास्टर से बचाए जाने की उम्मीद में। चरेट से थककर क्रिश्चियन ने अपना सामान पैक किया और चला गया। वह इन आवारों को सीक्रेट डार्क राइट के दौरान देखेगा। वह कल उस बुजदिल बच्चे को कुछ ठीक मैनर सिखाना श्योर करेगा। और इस तरह सीक्रेट डार्क राइट का दिन आ गया है। सीक्रेट डार्क राइट कैंडिडेट्स इकट्ठा हो गए हैं और हर कोई एंग्शियस है। क्रिस के अलावा सब। वह ऐसा लगता है कि उसे इस चीज में जबरदस्ती शामिल किया गया था और इसने उसकी नींद खराब कर दी। कैंडिडेट्स में आलोइस टिरामिन भी था। उसने इस आदमी को पहले ही वार्न किया था कि वह अटेंड न करे, लेकिन वह काफी जिद्दी है। आप उसे ब्लेम नहीं कर सकते। सीक्रेट डार्क राइट अटेंड करना एक सम्मान की बात है। ऐसे मौके को छोड़ना मुश्किल है। आखिरकार आखिरी कैंडिडेट पहुंचा। वह कर्ली हेडेड इम्बेसिल लोन अपने एंट्रेंस पर एक फार्म का ओवर करने की कोशिश करते हुए क्रिश्चियन बच्चे को उसकी जगह दिखाने के लिए बेचैन है। अब जब सब इकट्ठा हो गए थे, सेबास्टियन नाम का एक छोटा आदमी जो मेन हाउस का वाइस बटलर है सबको ग्रीट करता है। वह आज सेक्रेट ग्राउंड का गाइड होगा जहाँ राइट होगा। अपने स्टाफ के बट से फ्लोर पर पोक करते हुए स्पेस क्रम्बल हो गया और एक अनंत रूप से नीचे जाती हुई सीढ़ी दिखाई दी, एक अंधेरे वॉइड में जाते हुए। किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि टेस्टिंग अंडरग्राउंड होगी। सच्चाई में यह बस एक इल्यूजरी आर्ट है जो इमेजिनरी स्पेस को मटेरियलाइज करती है। क्रिश्चियन ही अकेला था जिसने नोटिस किया। सेबास्टियन बिना कुछ कहे सीढ़ियों से नीचे उतरा जैसे वह एक कैजुअल स्ट्रोल पर जा रहा हो। पार्टिसिपेंट्स तुरंत उसके पीछे चले गए, पीछे छूट जाने के डर से। एक अनंत रूप से नीचे उतरने के बाद उन्होंने खुद को रिकर्जन के एक इल्यूजरी हॉल में पाया। सेबास्टियन अब भी आगे है, तेजी से चल रहा है। उसके पीछे चल रहे पार्टिसिपेंट्स अपना पूरा जोर लगा रहे हैं, लेकिन उनमें से ज्यादातर जल्दी ही अपनी स्टेमिना की लिमिट तक पहुंच रहे हैं। अंडरग्राउंड टेरेन अजीब था। उन्हें तेज ढलानों पर चढ़ना पड़ा और टेढ़े मेढ़े रास्तों से गुजरना पड़ा। इवन लोवीन, जिसे फ्रंट रनर माना जाता है, स्ट्रगल कर रहा है। बातों को और खराब करने के लिए सेबास्टियन द हंटर एक्स हंटर एग्जामिनर ऐसा लगता है कि वह इसे हमेशा के लिए जारी रख सकता है। स्टेक्स बढ़ाते हुए उसने पार्टिसिपेंट्स को इन्फॉर्म किया कि जो पीछे रह जाएंगे जमीन उन्हें सपोर्ट नहीं करेगी। इमीडिएटली आखिरी में 2 पार्टिसिपेंट्स जमीन के गिरने से शून्य में गिर गए। उनके थके हुए और डरावने फैमिली रिप्रेजेंटेटिव्स को अभी जो हुआ उसके बारे में सोचने का टाइम नहीं मिला। जैसे ही सेबास्टियन ने स्पीड को एक और नॉच बढ़ा दिया, एक तेज जॉग के बजाय वह अपने छोटे पैरों से पूरी तरह स्प्रिंट पर चला गया। कुछ पल बाद जो लोग अब भी साथ रह पा रहे थे उनकी संख्या कम होती गई। लुआन ने अपने पीछे देखा और उन अनवर्दी पेस्ट्स पर ताना मारा जो बड़े लड़कों के साथ नहीं टिक पा रहे थे। वह फिर हैंडसम डेविल क्रिश्चियन कजार को ट्रैक पर लॉक देखते हुए जंप स्कैर्ड हो गया। मॉन्स्टर को एक भी पसीना नहीं आ रहा, जबकि उसके सारे साथी अभी सिर्फ विल पावर पे दौड़ रहे हैं। अब जब वह होम स्ट्रेच पर है, उसने लोन को थोड़ा परेशान करने का डिसाइड किया, उस पर ताना मारते हुए कि वह बस भौंकने वाला कुत्ता है जो सांस के लिए हाँफ रहा है। एक डायरेक्ट हेयर के रूप में लोन को अभी जो कर रहा है उससे हाई लेवल पर परफॉर्म करना चाहिए। उन्हें बचपन से बहुत सारे रिसोर्सेज दिए गए थे। क्रिश्चियन की आंखों में इनमें से हर एक बच्चा एक फूल है जो अपने दिमाग का यूज न करके अपने बॉडीज को बेकार में तकलीफ दे रहा है। इल्यूजरी स्पेस के अंदर सच में दौड़ना सबसे बेवकूफी वाला काम है जो आप कर सकते हैं। जबकि हर कोई डेडली कार्डियो कर रहा है, क्रिस की स्टैमिना बिल्कुल भी कम नहीं हुई है। उसने बस एक स्पेल को ट्विस्ट किया और वह इस जगह में प्रैक्टिकली इनविंसिबल है। सेबास्टियन ने अकेला पार्टिसिपेंट को नोट किया जिसने इस कलिंग प्रोसेस के क्रक्स को समझा। ऐसा लगता है कि कुछ हायर अप्स ने उसे कजार फैमिली के यंग मास्टर के बारे में पहले ही बताया था। आखिरकार बाकी बचे 4 सर्वाइवर्स ट्रैक के अंत तक पहुंचे। 3 सांस के लिए हाँफ रहे हैं, जबकि क्रिस एक विलन की तरह चिल कर रहा है। आलोइस समझ नहीं पा रहा कि उस हेलिश मार्च के बाद कोई कैसे अनस्केथ्ड हो सकता है। उसे परेशान करने के लिए क्रिस ने आलोइस को बस अपनी बॉडी को और ट्रेन करने की सलाह दी। अचानक एक नाचता हुआ लाइट और एक अनसेटलिंग आवाज ने सबका ध्यान मांगा। आवाज ने एक्सप्लेन किया कि यह स्केरी ग्राउंड प्योरेस्ट डार्क एनर्जी रखती है, इसलिए इसे सेक्रेट डार्कनेस कहते हैं। लाइट ने एक अनसेटलिंग औरत का रूप लिया जिसे आप में से कुछ लोग दिल ही दिल में मॉमी कहेंगे। वह रायू है, सेक्रेट ग्राउंड की मैनेजर। आज यंग मास्टर्स और मिस्ट्रेसेस ग्रेट प्योर डार्कनेस हासिल करने की कोशिश करेंगे, बिल्कुल डार्क डिस्ट्रॉयर, डार्क मैजिक क्लैन के प्रोजेनेटर, तीसरे रैंक डीमन किंग की तरह। अपना हाथ उठाते हुए रायू ने फ्लोर पर लाइट की वाइंडिंग लाइंस बनाई। क्योंकि 4-वे शेयर के लिए काफी डार्कनेस नहीं है, उनकी वर्दीनेस को हर अलग पाथवे में इंतजार कर रहे डीमन बीस्ट्स द्वारा टेस्ट किया जाएगा। सीधे शब्दों में उन्हें एक रैंडम पाथ ट्रैवर्स करना होगा और जो सबसे पहले पहुंचेगा वो अल्टीमेट प्राइज क्लेम कर सकता है। अगर ऐसा है तो राइड के दौरान कॉम्पिटिटर्स के बीच अनफोर्सीन मिसहैप्स हो सकते हैं। रिहू ने एक्सप्लेन किया कि कॉन्फ्लिक्ट्स डिस्क्वालिफिकेशन के ग्राउंड्स नहीं है, क्योंकि हर कोई अलग पाथ लेगा, क्लैश होने के चांसेस बहुत कम है। लेकिन अगर फाइट होती है तो फुल ऑन ब्रॉल को डिस्करेज किया जाता है, क्योंकि जितना ज्यादा टाइम वो झगड़ने में वेस्ट करेंगे उतना ही अच्छा वो दूसरे कॉम्पिटिटर्स के लिए होगा। रिहू की सक्सेस के लिए आखिरी सलाह है अपनी सेफ्टी पर फोकस करना। 5 की गिनती के बाद उसने उन्हें शुभकामनाएं दी और रेस शुरू होने का सिग्नल दिया। सेबास्टियन अपने कोवर्कर की तरफ मुड़ा और यह बेट लगाने की कोशिश की कि कौन जीतेगा, लेकिन रिहू इंटरेस्टेड नहीं थी। वह पहले ही चली गई थी। वह सीमिंगली अनशेकेबल वाइस बटलर गुस्से में था। एक पाथवे में लोन वैन बैरन को आखिरकार उसकी पहली बीस्ट हॉर्ड मिली। यह फ्लेम स्पिटिंग 4-आइड वुल्व्स का एक पैक था।
वह दहाड़े और कर्ली हेडेड फ्रीक पर कूद गए। अपने हाथ को डार्क एनर्जी से ढकते हुए उसने पैक का सामना किया। कुछ ही सेकंड्स में उसने मूव्स की एक चेन छोड़ दी जो हर वुल्फ के फेटल स्पॉट को टारगेट करती थी, हर एक को एक सिंगल हिट में मारते हुए। उसने करेक्टली गेज्ड किया कि ये पप्स वेस्ट में लो रैंकिंग 2 स्टार मैजिक क्रीचर्स हैं। वह लुइन जैसे अपर 2 स्टार फील्ड के खिलाफ प्रैक्टिकली कैनन फॉडर है। अभी वह क्रिश्चियन के अपने पाथ पर मुश्किल टाइम गुजरते हुए इमेजिन करने में ज्यादा इंटरेस्टेड है। रूल्स के मुताबिक हर पाथ में फेयरनेस की खातिर सेम डिस्टेंस और ट्रायल्स होने चाहिए, लेकिन कर्ली हेडेड फ्रीक ने एक मेज को रिश्वत दी थी ताकि क्रिश्चियन के पाथ को कुछ स्ट्रॉन्गर डीमन बीस्ट से भर सके। खजर का हरामजादा जरूर कुछ डेडली फोर्स से टकराएगा और उसकी दुखद नियति एक एक्सीडेंट जैसी लगेगी, क्योंकि सेक्रेड डार्क राइट के दौरान होने वाली कोई भी मौत को एक अनिवार्य कैजुअलिटी माना जाता है। लॉइन का प्लान आयरन क्लैड होना चाहिए। कुछ मिनट बाद लोन सेक्रेड ग्राउंड के दरवाजे पर पहुंचा। यह देखकर कि कोई नहीं था, उसने अपनी जीत सेलिब्रेट की। उसने दरवाजे के पास खड़े किसी और को नोटिस नहीं किया। क्रिश्चियन इस जगह पर थोड़ी देर से आराम कर रहा था। वह लोवेन के स्लो एस के आने का इंतजार कर रहा था, इतना कि बोर हो गया था। ये जानते हुए कि उसका प्लान काम करना चाहिए था, लोन कंफ्यूज था। उसने गलती से ये कह दिया कि क्रिश्चियन के पाथ पर बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्गर मॉन्स्टर्स होने चाहिए थे। लोविन सच में बस एक बेवकूफ बच्चा है जो अपनी प्लॉट को भी सीक्रेट नहीं रख सकता। क्रिश्चियन को अपने ट्रायल में डिफिकल्टी लेवल पर किसी तरह की छेड़छाड़ का शक था, तो कल्प्रिट से कुछ कंफर्मेशन सुनना अच्छा लगा। लुविन ने मेन फैमिली मेंबर की तरह हमेशा की तरह अकड़ दिखाने की कोशिश की, लेकिन यह बकवास यहाँ काम नहीं करेगी। उसने चिल्लाया कि राइड के दौरान कॉम्पिटिटर से टकराना टैबू है, जबकि अपने मुट्ठियों में डार्क एनर्जी चार्ज कर रहा था। गंदा खेल खेलने की कोशिश करते हुए वह आगे बढ़ा, क्रिश्चियन को हेमेकर से बेहोश करने की कोशिश करते हुए। क्रिश्चियन पीछे झुका, पंच को वाइड जाने दिया। अपनी आंखें खुली रखते हुए उसने प्रिक की मैजिक कॉम्बैट आर्ट का अध्ययन किया। उसने असेस किया कि यह एक कॉम्बैट टेक्निक है जो पोटेंट मैजिक पावर को एक्सट्रीमली क्लोज रेंज पर एक्सप्लोर करती है। इसका यूज ओपोनेंट के जॉइंट्स तोड़ने के लिए भी किया जा सकता है। पहले मिस किए गए अटैक के बाद लोन ने ब्रेकनेक स्पीड्स पर रैंडम पंचेस फेंकना शुरू किया। वह अपने अटैक रेट को लिमिट्स तक पुश कर रहा है, लेकिन क्रिश्चियन एक स्लिपरी रैट की तरह एक्ट करने में एक्सपर्ट है। आखिरकार खजार के हरामजादे ने अपनी गार्ड ड्रॉप कर दी और एक ओपनिंग सामने आई, जो वह एमेटर है, लॉइन बिट। जैसे ही वह करीब आया, क्रिश्चियन ने बकवास करने में मजा लिया। लुवाइन को आसानी से एक फॉल्स ओपनिंग से बेट किया गया, जिससे एक क्विक आर्म ग्रैब हुआ। तुरंत एरोगेंट यंग मास्टर के मोमेंटम को उसके खिलाफ बदलते हुए क्रिश्चियन ने आर्म पर बढ़ता हुआ प्रेशर अप्लाई किया। मुस्कान के साथ उसने लोइंग को अपनी चीख को जितना हो सके दबाने की वार्न किया। अगले कुछ मिनट नरक जैसी तकलीफ वाले होने वाले थे। आर्म लॉक पर प्रेशर धीरे धीरे बढ़ता गया जब तक जॉइंट्स के टूटने की आवाज गूंजी। डार्क सेक्रेड ग्राउंड के सामने तकलीफ की एक गहरी चीख गूंजी। कुछ घंटे बाद फाइनल 4 में से आखिरी वाला हांफता हुआ पहुंचा। वेव्स अपॉन वेव्स ऑफ मॉन्स्टर्स को क्लियर करने से थका हुआ वह कोई और नहीं अलोइस था। उसके हैरानी में उसने क्रिश्चियन को फिनिश लाइन पर कैजुअली वेव करते हुए देखा। उसके पैरों पर बेहोश पड़े थे दूसरे सर्वाइवर्स। क्रिश्चियन इस बात से काफी अनॉयड था कि अलोइस इतना स्लो था कि उसे इतनी देर तक इंतजार करना पड़ा, क्योंकि वह एक दूसरे से एक्वेंटेड है। वह बच्चे को खुद बेहोश होने का चॉइस देता है, या अगर उसे थोड़ी मदद चाहिए। जल्दी रियलाइज करते हुए कि क्या हो रहा था, अलोइस ने अपनी हथेलियों में डार्क एनर्जी इकट्ठा की, खुद को डिफेंड करने के लिए तैयार। जब से वह आखिरी बार मिले थे, वह अपने काम पर नहीं बैठा था, उसने भी इम्प्रूव किया था। अनफॉर्चुनेटली उसके लिए कोई भी ट्रेनिंग एक देवता और एक चींटी के बीच के गैप को ब्रिज नहीं कर सकती। अपने विक्टिम्स को यहाँ एल्डर्स के लिए छोड़ देना ठीक होना चाहिए। 5 साल बाद अलायंस के खिलाफ पहली महान जंग अनिवार्य रूप से शुरू होगी। उस समय तक क्रिश्चियन को डार्क मैजिक क्लैन अपने कंट्रोल में लेना होगा। ऐसा करने के लिए उसे लालची होना होगा। वह सीक्रेट डार्कनेस का एक आउंस भी किसी के साथ शेयर नहीं कर सकता। अब जब कंपटीशन का ख्याल रख लिया गया है, तो प्राइज क्लेम करने का टाइम है। ये फेवरेट सीक्रेट डार्कनेस पर कब्जा करने का टाइम है। वह पावर जो एक फील्ड को एक ट्रू ट्रांसेंडेंट बनने की पॉसिबिलिटी देती है, वह इस दरवाजे के पीछे है। अपनी जवानी में एल्डर क्लैन हेड को एक जीनियस के रूप में जाना जाता था, जिसने सीक्रेट डार्कनेस का 80% अब्सॉर्ब किया था। वह डीमन मोनार्क्स के एज में भी सबसे स्ट्रॉन्ग लाइफ फॉर्म्स में से एक बन गया। दूसरी तरफ डार्क डिस्ट्रॉयर क्लैन का प्रोजेनिटर ने प्योर डार्क एनर्जी का 90% से ज्यादा अब्सॉर्ब किया और डीमन किंग बन गया। लॉजिक कहता है कि इस चीज का 100% अब्सॉर्ब करना क्रिश्चियन को उन लेजेंड से भी ऊपर ले जाना चाहिए। अगर वह प्योर डार्कनेस के इस ग्लोब को टेम कर सकता है, तो उसमें डीमन एम्परर से भी आगे निकलने की पोटेंशियल होगी। जैसे ही उसकी हथेली ने ग्लोब को छुआ, डार्कनेस का एक सर्ज उसकी वेन्स और आर्टरीज में भर गया। जबकि वह सेक्रेट ग्राउंड के अंदर है, क्लैन के हायर अप्स गड़बड़ में है। उन्हें अभी पता चला है कि काजल के हरामजादे के अलावा हर एक प्रोस्पेक्ट एलिमिनेट हो गया है। इवन यंग मास्टर लोवेन भी अपनी जिंदगी के 1 इंच के अंदर पीटा गया है। यह एक डिजास्टर है। ऑफ कोर्स बूढ़े बैट्स ने तुरंत यह नतीजा निकाला कि क्रिश्चियन ने जरूर कोई ट्रिक या बैंड मैजिक टूल यूज किया होगा और एक थरो इन्वेस्टिगेशन की डिमांड की। बातें हाथ से निकलने से पहले दूसरी यंग लेडी सुफियान दबारिन बोली, उसे लगता है कि चीटिंग हरामजादा वैसे भी सीक्रेट ग्राउंड में एंटर नहीं कर पाएगा। यह देखते हुए कि वह 2 पूरे दिन से बाहर नहीं निकला है, इसका मतलब जरूर वह मर गया है। उन्होंने यकीन करने से इनकार किया कि वह आदमी अनिवार्य रूप से एक्सॉर्बिटेंट क्वांटिटी ऑफ सीक्रेट डार्कनेस नॉन स्टॉप अब्सॉर्ब कर सकता है। इवन एल्डर क्लैन हेड भी अपने दिनों में एक अपर लिमिट पर पहुंच गया था। वह ऐसी दुनिया नहीं देख सकते जहां क्रिश्चियन बेहतर कर सके। एक बार सीक्रेट ग्राउंड उसे खत्म कर देगी तो एक लाश भी नहीं बचेगी। सच्चाई में जूपियन अभी गुस्से में उबल रही है। अगर क्रिश्चियन अभी भी जिंदा है, तो उसका इरादा है कि वह उसे खुद मारेगी। देखो, जब उसके पिता अलायंस के खिलाफ अपनी बैटल के दौरान मरे थे, लुआन और जूपियन को उनके चाचा विस्काउंट लैंघम ने अडॉप्ट किया था। भाई बहन की क्लैन में फुटिंग पहले ही शेकी है। अब जब लोन सीक्रेट डार्कनेस हासिल करने में फेल हो गया है, तो यह और भी शेकी होने वाली है। कोई भी उसके छोटे भाई को अब एक सीरियस सक्सेशन कैंडिडेट के रूप में सपोर्ट नहीं करेगा। जूपियर इंश्योर करेगी कि खजर का हरामजादा इस बेइज्जती के लिए चुकाएगा। वह पागल है। इवन क्लैन के नौकर सीक्रेट ग्राउंड्स के अंदर फंसे गुड फॉर नथिंग के बारे में बात कर रहे हैं।
कंसेंसस ये है कि वह पहले ही मर गया है, लालची होने और अपनी जगह न जानने के लिए सजा मिली। उसकी मेड बैंशी बिना आराम किए अपने मास्टर का इंतजार कर रही है। नौकर मजाक कर रहे थे कि मास्टर का भूत जल्दी ही घोस्टली मेड से मिलेगा। उनकी रूड चैटर से अनॉयड होकर मरी ने ऑलमोस्ट एक नौकर का सर काट दिया। जबकि उसका दिल बेचैन है जब वह यंग मास्टर का इंतजार कर रही है। वह नोजी बिचेस को उसका नाम बदनाम करते हुए बर्दाश्त नहीं करेगी। अगर उसने और वह बकवास सुनी तो मरी उन्हें गोस्ट पपेट्स में बदलने की धमकी देती है। सच्चाई में मरी बस अपने मास्टर का चेहरा फिर से देखना चाहती है। एक आदमी जो एक लड़की को इंतजार कराए वह बिल्कुल कूल नहीं है। बाहर की दुनिया में स्पेकुलेशन का सब्जेक्ट बने आदमी की बात करते हुए क्रिश्चियन अभी डार्कनेस के एक अनंत वॉइड में फ्लोट कर रहा है जो उसके गले से सांस घोंट रहा है। वह अभी एब्जॉर्प्शन के 70% मार्क तक पहुंचा है। प्रोसेस उसकी सोच से बहुत ज्यादा मुश्किल निकला, लेकिन वह इसे हर हाल में झेलने के लिए डिटर्मिन्ड है। वह अभी भी 90% से बहुत दूर है, वह पॉइंट जहां असली टेस्ट शुरू होता है। भले ही वह उत्सुक है, वह बहुत ज्यादा पावर नहीं ले सकता और अपनी लिमिट एक्सीड नहीं कर सकता जिससे उसका कोर टूट जाएगा। वह इस जगह पर हिस्ट्री का कोर्स बदले बिना नहीं मर सकता। वह एमसी है। सोचने पर एक चीज है जो उसकी बहुत मदद कर सकती है, एक ड्रैगन हार्ट। ड्रैगन्स में पावर का सबसे बड़ा नेचुरल कंटेनर होता है। अपनी पहली जिंदगी में उसने कुछ ही मिनट के लिए एक ड्रैगन के दिल की इंट्रिकेसीज को इमिटेट करना सीखा था। जैसे ही वह अपने दिल की स्ट्रक्चर को मिथिकल बीइंग्स में बदलना शुरू करता है, डार्कनेस एब्जॉर्प्शन की रेट ड्रामेटिकली इंक्रीज हो जाती है। कुछ मिनट की रिलेंटलेस सक्शन के बाद वह अपनी एब्सोल्यूट लिमिट तक पहुंचना शुरू कर देता है। तभी एक जानी पहचानी आवाज ने कुछ मदद ऑफर की। उसके सामने गहना के 7वें रेल्म की पहली सीट मैनिफेस्ट हुई, एनिग्मेटिकली गॉर्जियस मेफिना। नेचुरल लॉ कहता है कि एक हाई रैंकिंग डीमन को इस स्पेस में बॉडी नहीं बनानी चाहिए, लेकिन मेफिना ने एक्सप्लेन किया कि डीमंस की पावर डार्कनेस से जुड़ी होती है। प्योर डार्क से बनी बॉडी बनाना उसके लिए बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। इससे उसे इस इंस्टेंस में क्रिश्चियन की बिना किसी कंडीशंस के मदद करने की यूनिक पावर भी मिलती है। नो स्ट्रिंग्स अटैच्ड। डिमोनिक बीइंग्स के खिलाफ अपनी क्रूसेड में क्रिश्चियन ने पहले कभी ऐसा ट्रांजैक्शन नहीं सुना था। मफीना उसकी अनसर्टेनिटी पर हंसती है और इंसिस्ट करती है कि वह बस एक फ्लीटिंग विम पर मूव कर रही थी। उसकी एक्शंस के पीछे कोई गहरे इंटेंशंस नहीं है। उसे बस उसका हाथ पकड़ना है और सारी सीक्रेट डार्कनेस को लेना है। एक हफ्ते बाद एल्डर क्लैन हेड साइमन के साथ बाहर चाय पी रहे हैं, जो उनकी जरूरतों का ख्याल रख रहा है। इवन बूढ़ा आदमी इस पॉसिबिलिटी पर हाथ पकड़ रहा है कि लड़का अब भी जिंदा है, यह देखते हुए कि पूरे एक हफ्ते से कोई खबर नहीं आई है। आंट मैरियन समझ नहीं पा रही थी कि एक इतना स्मार्ट लड़का ऐसी रेकलेस ग्रीड में कैसे फंस सकता है। साइमन ने बताया कि ज्यादातर हायर अप्स, स्पेशली विस्काउंट लैंगहम, इस बात से सहमत हैं कि उन्हें जल्दी ही रूलिंग देनी चाहिए। विस्काउंट जल्दी ही सीक्रेट ग्राउंड तक जाने वाले पाथवे को बंद करना चाहते हैं। वह बस एल्डर क्लैन हेड के साइन ऑफ का इंतजार कर रहे हैं। वेल, बूढ़े आदमी को विकेट ब्रैट्स द्वारा प्रेशर किया जाना पसंद नहीं है। साइमन को ब्लड ड्रिंकर कहकर जैसे यह एक स्लर हो, उसने अपने वफादार नौकर से इस मामले पर उसकी ओपिनियन पूछा। साइमन ने ऑनेस्टली रेकलेस बच्चे की सर्वाइवल ऑड्स को 0 के करीब बताया। फिर भी वह यह एहसास नहीं हटा सकता कि क्रिश्चियन उन्हें हैरान कर सकता है। आखिरकार वह काफी इंटरेस्टिंग यंग मास्टर है। उस असेसमेंट के साथ एल्डर क्लैन हेड ने एक दिन के एक्सटेंशन का डिसीजन लिया। अपनी अथॉरिटी यूज करते हुए वाइसकाउंट लैंगहम एक और दिन इंतजार करेगा गेट्स बंद करने से पहले। आंट मैरियन चुपचाप चैन की सांस लेती है। अगले 24 घंटों में हम देखेंगे कि हमारा हीरो पहले डीमन किंग का रिकॉर्ड तोड़ सकता है या नहीं। मेफिना क्रिश्चियन को उसका हाथ पकड़ने के लिए अर्ज करती है, इससे पहले कि सब कुछ हाथ से निकल जाए, लेकिन वह बिना हिचकिचाहट के उसे मना कर देता है। उसे वह रिडिकुलस लगता है, जबकि सोचती है कि उसे पहले ही पता होना चाहिए कि ह्यूमंस इस पावर का एक छोटा सा हिस्सा भी नहीं कैरी कर सकते। फिर भी क्रिश्चियन अपनी आंखों में एक डिटर्मिनेशन के साथ उसे याद दिलाता है कि वह कुछ इंपॉर्टेंट मिस कर रही है। वह एक ऐसी दुनिया में खड़े हैं जहां कॉन्सेप्ट्स रियलिटी को शेप करते हैं। वह उसे घूरती है, विश्वास नहीं कर पाती और सोचती है कि क्या यह डिमोनाइजेशन है। यह आखिरकार मिस्टिक मैजिक क्लैन की आर्ट्स का फॉरबिडन पिनिकल है, जहां एक मॉर्टल थोड़ी देर के लिए एक डीमन बन जाता है ताकि डरावनी स्ट्रेंथ छोड़ सके। एक ऐसी टेक्निक जो यूजर के लिए उतनी ही डेडली है जितनी पावरफुल। लेना एक बार इसके वजन के नीचे खत्म हो गई थी। उसकी जिंदगी उस पर टूट गई थी जब उसने वह स्पेल कास्ट किया था। लेकिन क्रिश्चियन एक और एंगल पर गौर करता है कि अगर वह स्पेल के वह पार्ट्स हटा दे जो डार्क एनर्जी को एम्पलीफाई करते हैं, तो क्या वह इस दुनिया को एक वेसल में नहीं बदल सकता, जबकि बिना यूजुअल प्राइस पे किए पावर को कैप्चर कर सके। स्टेप बाय स्टेप यह काम करना शुरू कर देता है। इस कंटेनर का यूज करते हुए वह 90% से आगे बढ़ता है। सीक्रेट डार्कनेस के हर धागे को अपने अंदर खींचता है। मेफिना की आंखें बड़ी हो जाती हैं। जो वह देखती है उसे एक्सेप्ट नहीं कर पाती। एक ब्लैक क्रेसेंट बनता हुआ एक मामूली इंसान इस विशाल दुनिया में एक कीड़े से ज्यादा कुछ नहीं, अपनी नाजुक बॉडी को पीछे छोड़ते हुए वह बस सोच सकती है कि वह असल में उस इंसानी जिस्म के नीचे कौन है। क्रिश्चियन डीमन की तरफ देखता है और शांति से कॉन्फिडेंस के साथ उसे याद दिलाते हुए रिमार्क करता है कि वह एक जीनियस है। डीमन शायद यहाँ हमेशा के लिए सड़ता रहेगा, लेकिन वह जाने का प्लान करता है। जैसे ही वह पीछे हटता है, मफीना आवाज देती है और वादा करती है कि वह फिर से मिलेंगे। लेकिन क्रिश्चियन को उसकी बातें सिर्फ अनोइंग लगती हैं, जबकि हवा में एक अनिवार्य वादे की तरह गूंज रही है। डीमन हंसना शुरू करता है, एक हार्श वाइल्ड ग्रेटिंग साउंड, और क्रिश्चियन खुद से सोचता है कि वह पागल लग रहा होगा अगर वह उम्मीद करते हैं कि वह इस जगह पर अपनी मर्जी से वापस आएगा। डीमन की हंसी खाली जगह में हार्श है और क्रिश्चियन उस आवाज को ब्रश ऑफ करते हुए आगे बढ़ता है। जाते वक्त वह सोचने लगता है कि वह यहाँ कितनी देर से है। उसके गेस के मुताबिक 1 हफ्ते के आसपास हो गया है और मेन फैमिली अब तक केओस में होगी, उसे ढूंढ नहीं पा रही होगी। एक छोटी मुस्कान उसके चेहरे पर आती है जब वह कुछ मजेदार सोचता है और डिसाइड करता है कि यह एक छोटा प्रैंक करने का परफेक्ट मोमेंट है। इसके साथ वह अपना मास्क उतारता है जब वह रियल्म से बाहर निकलता है। जल्दी ही वह लॉर्ड विस्काउंट के सामने पहुंचता है। मैकफील्ड उसके साइड में है। वह यंग मास्टर को इन्फॉर्म करते हैं कि क्रिश्चियन वापस आ गया है।
और आसपास के लोग तुरंत रिएक्ट करते हैं, शॉक्ड हैं कि हरामजादा जिंदा बच गया है। विस्काउंट लैंघम, डार्क मैजिक क्लैन का एक्टिंग हेड, डिटेल्स मांगता है। उसकी आवाज धीमी लेकिन प्रभावशाली। ये एक्सप्लेन किया जाता है कि क्रिश्चियन मुश्किल से बचा था जबकि जिंदगी के एक पतले धागे से लटक रहा था। अब बहुत थका हुआ। हीलर उसमें प्योर डार्क एनर्जी सेंस करते हुए रिपोर्ट करता है कि एनर्जी केओस में है जबकि बिना ऑर्डर के वायलेंटली घूम रही है। हर कोई जल्दी रियलाइज करता है कि क्रिश्चियन के लिए फ्यूचर में इस डार्क एनर्जी को ठीक से कंट्रोल करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल होगा। वह चुपचाप एक्नॉलेज करते हैं कि उसके जैसे किसी ने सीक्रेट डार्कनेस का 80% से ज्यादा अब्सॉर्ब नहीं किया होगा। वह सारी कीमती सीक्रेट डार्कनेस अब वेस्ट लगती है क्योंकि उन्हें जो उसकी सेल्फिश भूख लगती है। कोई सजेस्ट करता है कि उसे इसके लिए जिम्मेदार ठहराया जाना चाहिए जबकि लॉर्ड विस्काउंट को डायरेक्टली एड्रेस करता है। विस्काउंट उसे नोट करता है जबकि इकट्ठा हुई आवाजों को अपने हाथ के एक झटके से डिसमिस करता है और मीटिंग को दिन के लिए खत्म करता है जबकि उन्हें भेज देता है। उसके बाद वह मैकफील्ड की तरफ मुड़ता है जबकि पूछता है कि क्या रिपोर्ट्स एक्यूरेट है। मैकफील्ड इसे कंफर्म करता है जबकि एक्सप्लेन करता है कि उसने क्रिश्चियन को हीलर के बगल में देखा था और यह साफ था कि उसके कोर में कुछ गड़बड़ थी। वाइकाउंट फिर ऐड करता है कि लॉइन और मैकफील्ड इस पर सहमत है। सच्चाई में लोन को यंग लॉर्ड बनाना था, सैक्रिफिशियल पॉन, पॉइजन मैजिक क्लैन के साथ उनके प्लान की चाबी। पॉइजन मैजिक क्लैन को जूपियन के साथ खत्म करने का उनका महान प्लान अब डिले करना पड़ेगा। और विस्काउंट चुपचाप नोट करता है कि उनके पिता ने भी क्रिश्चियन में इंटरेस्ट दिखाना शुरू कर दिया है जबकि यह समझता है कि एक छोटी मछली पूरी नदी के प्रवाह को डिसरप्ट कर सकती है। आखिरकार विस्काउंट मैकफील्ड को क्रिश्चियन को अगले दिन डार्कनेस हॉल में लाने का इंस्ट्रक्शन देता है। इसके साथ वह डेडपैन कहता है कि वह कल सारे वैसल्स के सामने क्रिश्चियन के आने वाले डिस्पोजल का अनाउंस करेगा। अगले दिन क्रिश्चियन पैलेस में खड़ा है, हाथ जेब में रखे हुए, जबकि सोचता है कि वह उसे कितनी बुरी तरह अलग करने की कोशिश कर रहे हैं। वह आसपास इकट्ठा हुए हर किसी पर नजर डालता है जबकि नोट करता है कि उन्होंने ये सारे इंपॉर्टेंट चेहरे इकट्ठा किए हैं, साफ तौर पर एक शो करने के लिए तैयार हैं। लॉर्ड विस्काउंट टॉपिक उठाता है जबकि क्रिश्चियन से पूछता है कि क्या उसे पता भी है कि उसने सीक्रेट डार्क राइट के दौरान क्या गलत किया था। क्रिश्चियन सर हिलाता है, बिल्कुल परेशान नहीं है, और विस्काउंट उसे ये साफ साफ बताने के लिए पुश करता है। क्रिश्चियन श्रग्स करता है जबकि एक्सप्लेन करता है कि उसके पियर्स अपने डार्क मैजिक क्लैन ब्लड लाइन के लायक नहीं है। तो ऑनेस्टली उसे उन्हें और भी ज्यादा जोर से मारना चाहिए था लेकिन मौका नहीं मिला। रूम में कोई बीच में बोलता है जबकि पूछता है कि क्या वह पियर्स अब भी चल सकते हैं। विस्काउंट उन्हें हटा देता है जबकि क्रिश्चियन पर वापस फोकस करता है। वह पॉइंट आउट करता है कि क्रिश्चियन की असली गड़बड़ डार्क मैजिक क्लैन के कीमती रिसोर्स को यूज करना है बिना उन्हें वह रिजल्ट्स दिए जो उन्होंने एक्सपेक्ट किए थे। क्रिश्चियन अपना सर झुकाता है जबकि पूछता है कि वह ठीक किस तरह के रिजल्ट्स का मतलब है। वाइकाउंट सीधे साधे शब्दों में कहता है कि उन्होंने कम से कम 70% की प्योरिटी एक्सपेक्ट की थी। क्रिश्चियन एक ब्राउ उठाता है जबकि जोर से सोचता है कि अगर उसने 70% या उससे ज्यादा अचीव नहीं किया तो उसे किस तरह की सजा मिलने वाली है। विस्काउंट साफ कर देता है कि क्रिश्चियन को कोई डार्क मैजिक टेक्निक्स नहीं मिलेंगी, उसे हमेशा के लिए मेन हाउस से बैन कर दिया जाएगा और हाउस ऑफ काउंट खजर विरासत में लेने के बारे में भूल जाओ। क्रिश्चियन पीछे झुकता है जबकि पूछता है कि वह ठीक उसके रिजल्ट्स को कैसे जज करने का प्लान कर रहे हैं, जबकि पॉइंट आउट करता है कि इवन क्लैन हेड भी अनश्योर लगता है कि इसे कैसे मेजर किया जाए। इशेड जो करीब बैठा है अपना हाथ उठाता है जबकि क्रिश्चियन को डियर यंगर ब्रदर कहता है। वह एक सोल्यूशन ऑफर करता है जबकि कहता है कि इवन अगर क्रिश्चियन का कोर गड़बड़ है तो डार्क एनर्जी क्लैश अब भी उसकी एनर्जी कितनी प्योर है ये टेस्ट कर सकता है क्योंकि लोन ने सीक्रेट डार्कनेस का 70% अब्सॉर्ब किया है। अगर क्रिश्चियन उसे हरा सकता है तो इससे प्रूव होना चाहिए कि क्रिश्चियन ने कुछ बड़ा काम किया है। हर कोई जानता है कि ये डार्क एनर्जी क्लैश एक स्ट्रेट फॉरवर्ड ब्रूटल तरीका है यह देखने का कि किसकी डार्क एनर्जी स्ट्रॉन्गर है। सेम अमाउंट ऑफ डार्क एनर्जी क्रिश्चियन प्योर एनर्जी के साथ दूसरे को तुरंत कुचल देता है। जब सिमिलर रैंक्स की एनर्जी टकराती है तो हायर प्योरिटी हमेशा जीतती है और ये आसानी से लूजर के कोर को बर्बाद कर सकती है। क्रिश्चियन सोचता है कि एस्टेड उसने जितना सोचा था उससे भी ज्यादा स्नीकी है लेकिन चैलेंज एक्सेप्ट करता है। वह उन्हें बताता है कि अगर वह यहाँ खुद को प्रूव कर देता है तो लॉर्ड क्लैन हेड उसे बैकअप करे और उसे यंग लॉर्ड का टेस्ट देने दे। इशिट मान जाता है जबकि कहता है कि फर्क नहीं पड़ता अगर कोई मेन फैमिली से है या ब्रांच से, मैजिक एम्पायर में स्ट्रेंथ का राज है। आसपास के लोग शॉक्ड लगते हैं जबकि क्या हो रहा है इस पर फुसफुसाते हैं। एशिड ये भी मेंशन करता है कि अगर क्रिश्चियन का पूरा कंट्रोल नहीं है तो ये क्लैश उसके कोर को डैमेज कर सकता है। क्रिश्चियन के लेवल को मैच करने के लिए वह कहता है कि वह सिर्फ बिगिनर 2 स्टार डार्क एनर्जी यूज करेगा, हालांकि प्योरिटी डिफरेंस अब भी रहेगा। जल्दी ही दोनों एक दूसरे के सामने खड़े हैं, जाने के लिए तैयार। क्रिश्चियन एक छोटी मुस्कान देता है जबकि एशिड को कहता है कि उसे रोकने की जरूरत नहीं है और शायद उसे अपने प्रेशियस कोर को बचाने की चिंता करनी चाहिए। एशिड थोड़ा अम्यूज्ड सोचता है कि वह क्यूरियस है कि क्रिश्चियन की डार्क एनर्जी असल में कैसी है। फिर ड्यूअल शुरू होता है। दोनों अपनी डार्क एनर्जी स्किल्स छोड़ना शुरू करते हैं जबकि एक दूसरे के खिलाफ पावर पुश और पुल करते हैं। एशिड की आंखें बड़ी हो जाती हैं जब वह रियलाइज करता है कि क्रिश्चियन बिना अपनी खुद की एनर्जी बिल्डअप किए अपने अटैक्स को रिडायरेक्ट कर रहा है। तेजी से सोचते हुए एस्केड एक्सपर्ट 2 स्टार डार्क एनर्जी तक बढ़ने पर गौर करता है। अब तक जो उसने देखा उससे निराश है, अनॉयड। एशिड क्रिश्चियन को उसके पहले वाले कॉन्फिडेंस के बारे में चैलेंज करता है जबकि सोचता है कि क्या यही उसके पास सब कुछ है। एशिड के करीब एक आदमी उसे वार्न करता है कि 4 स्टार डार्क एनर्जी यूज करना क्रिश्चियन के कोर को डिस्ट्रॉय कर सकता है, लेकिन क्रिश्चियन शार्प कंट्रोल के साथ प्रेशर डालता रहता है जबकि अपनी डार्क एनर्जी मूव्स छोड़ता है जबकि एशिड साथ रहने की कोशिश करता है। क्रिश्चियन कैजुअली एशिड को फिर से वार्न करता है जबकि उसे केयरफुल रहने को कहता है क्योंकि अब कंट्रोल खोना उसके अपने कोर को तोड़ सकता है। अचानक एशिड के मुंह से खून टपकना शुरू हो जाता है जब क्रिश्चियन के स्ट्राइक्स लगते हैं और क्रिश्चियन पूछता है कि क्या ये उसके लिए काफी नहीं था, जबकि सोचता है कि उसका मतलब एशिड के कोर को पूरी तरह तोड़ना था। लेकिन अचानक ही एशिड हार मान जाता है जबकि एडमिट करता है कि क्रिश्चियन की डार्क एनर्जी कम से कम 90% प्योरिटी तक पहुंच गई है। लॉर्ड विस्काउंट 90% सुनकर अपनी हैरानी छुपा नहीं पाते। शब्दों की भारी गूंज हवा में लटक जाती है। क्रिश्चियन शांति से कॉन्फिडेंस के साथ खड़ा है, पॉइंट आउट करता है कि अब उसे यंग लॉर्ड बनने का हक भी है ना। लॉर्ड विस्काउंट शांत हो जाते हैं जबकि टेंस लगते हैं, पहले ही गहरी सोच में। विस्काउंट लैंघम मेंशन करते हैं बिल्कुल जैसे उन्होंने वादा किया था कि क्रिश्चियन को यंग लॉर्ड का टेस्ट देने का मौका मिलता है, लेकिन कोई भी ब्रांच फैमिली मेंबर ने पहले कभी ये टेस्ट नहीं दिया है। करंट क्लैन हेड के रूप में एक्ट करते हुए विस्काउंट मेंशन करते हैं कि वह उसके लिए रैंडमली एक ट्रायल पिक करेंगे। क्रिश्चियन अपने दिमाग में रियलाइज करता है कि विस्काउंट उसे एक ऐसा ट्रायल देने का प्लान कर रहे हैं जो क्लियर करना इम्पॉसिबल होगा। इसके अलावा विस्काउंट नोट करते हैं कि क्रिश्चियन की एबिलिटीज को 2 अलग स्टेजेस पर जज किया जाएगा।
इनिशियली उसे अपना टैलेंट दिखाना होगा, उसके बाद उसे एक ऐसा फीट अकॉम्प्लिश करना होगा जो एक यंग लॉर्ड के लायक हो। क्रिश्चियन चुपचाप सोचता है कि इस टैलेंट को कैसे डिस्प्ले करे और कंडीशन साफ है कि उसे 3 महीने के अंदर 3 स्टार्स तक पहुंचना होगा। क्रिश्चियन अंदर से कॉन्फिडेंट महसूस करता है जबकि सोचता है कि वह एक जीनियस है और उस गोल तक पहुंचना उसके लिए ज्यादा मुश्किल नहीं होगा। विस्काउंट फिर क्रिश्चियन 3 महीने के अंदर क्या अकॉम्प्लिश कर पाता है ये देखने की एंटिसिपेशन एक्सप्रेस करते हैं। बाद में विस्काउंट एशेट के साथ टाइम स्पेंड करते हैं जब वह उस पर अपनी निराशा व्यक्त करते हुए एशेट क्रिश्चियन को अंडर एस्टिमेट करने में अपनी गलती एडमिट करता है जिसने उसकी अपनी स्टैंडिंग को भी अफेक्ट किया। दोनों सहमत हैं कि उन्हें क्रिश्चियन को सीरियस खतरा बनने से पहले हैंडल करना होगा। विस्काउंट लैंघम एशेट को रिएश्योर करते हैं जबकि उसे वह रीजन याद दिलाते हैं कि वह प्योर डार्क एनर्जी का 70% से ज्यादा क्यों नहीं लेते। विस्काउंट एक्सप्लेन करते हैं कि जितनी प्योर डार्क एनर्जी कोई एब्जॉर्ब करता है उतना ही उसका रैंक बढ़ाना मुश्किल हो जाता है और यह एक्सपोनेंशियली चैलेंजिंग हो जाता है। इस तरह एक सिंपल 3 स्टार लेवल तक पहुंचना भी दूसरों के कंपैरिजन में उनके लिए बहुत ज्यादा टाइम लेगा। एशेट फिर सोचता है कि क्या होता है जब कोई उस एनर्जी का 90% अब्सॉर्ब करता है और विस्काउंट शांति से रिमार्क करते हैं कि क्रिश्चियन के टैलेंट के बावजूद वह उस बैरियर को सरपास नहीं कर पाएगा। इसी बीच क्रिश्चियन खाना खाने बैठता है जब रानी आती है, जबकि शेयर करती है कि उसकी रीसेंट परफॉर्मेंस की खबर पूरी मैंशन में फैल गई है। वह उसकी वजह से अपना दिल तेजी से धड़कते हुए महसूस करती है जबकि उसे कितना चरिज्मेटिक लगता है यह एक्सप्रेस करती है। लेकिन क्रिश्चियन उसके खुले शब्दों से एम्बैरेस्ड महसूस करता है। मरी सॉफ्टली शेयर करती है कि जब वह उसका इंतजार कर रही थी उसे उसके लिए अपनी सच्ची फीलिंग समझ में आई, जबकि रियलाइज करती है कि उसने उसे कितना मिस किया। उसकी एब्सेंस में हर दिन अनंत लगता था। उस पल एक और लड़की अंदर आती है जबकि चेक करती है कि क्रिश्चियन को कोई चोट तो नहीं लगी है। मरी कैजुअली रिमार्क करती है कि क्रिश्चियन की एजिलिटी के साथ उसके चोट लगने का कोई चांस नहीं है, लेकिन लड़की फिर भी उसे चेक करने पर इंसिस्ट करती है जबकि उसे उसका हाथ मांगती है। वह मरी को धीरे से पॉइंट आउट करती है कि ये ठीक है एडमिट करना कि वह उसकी चिंता करती है। वह जोर से सोचती है कि क्या वही अकेली है जिसे चिंता है, जबकि मेंशन करती है कि सिर्फ हीरो एवन ही चिंतित लगता है। इसी बीच क्रिश्चियन चुपचाप रिफ्लेक्ट करता है जबकि रियलाइज करता है कि उसे इस गर्माहट को महसूस किए बहुत टाइम हो गया है। जब से वह उस जालिम क्लान से भागा था जो सिर्फ उसकी मौत चाहता था, उसकी पिछली जिंदगी सिर्फ अनंत खून खराबा रही है। फिर भी उस अंधेरे पास्ट में उसे अच्छे दिल वाले लोग मिले। अब उसके पास आखिरकार इतनी ताकत है कि वह बातें कह सके जो वह तब कभी नहीं बोल पाया था। उस पल वह धीरे से मरी का शुक्रिया अदा करता है। वह पहले पजल्ड लगती है लेकिन वह अपनी पेशेंस के लिए और उसके इंतजार करने के लिए उसका शुक्रिया फिर से करता है। सच में खुशी की एक लहर उस पर छा जाती है जैसे ही वह रियलाइज करती है कि वह आखिरकार उसकी सच्ची फीलिंग समझ गया है, जबकि उसका दिल और तेजी से धड़कने लगता है। क्रिश्चियन उसे छेड़ता है कि उसके पास दिल नहीं है, लेकिन वह जल्दी बीच में बोलती है जबकि क्लेम करती है कि ये इसलिए है क्योंकि यंग मास्टर क्रिश्चियन ने उसे चुरा लिया है। वह फिर मेंशन करता है कि क्योंकि उसने उसका इंतजार किया उसे रिवॉर्ड देना चाहिए, जबकि सजेस्ट करता है कि वह साथ में वॉक करे। वह कॉट ऑफ गार्ड हो जाती है, ओवरवेल्म्ड महसूस करती है और चेक करती है कि क्या उसका सच में यही मतलब है। वह शांति से कंफर्म करता है और जैसे ही वह बाहर निकलते हैं वह उसे शेयर करता है कि उसे अभी भी 3 महीने में 3 स्टार्स तक पहुंचना है, जबकि एडमिट करता है कि यह एक टाइट चैलेंज होगा। ब्रांच फैमिली ट्यूटर्स के गाइडेंस के साथ भी यह मुश्किल होगा और 90% प्योर डार्क एनर्जी को अकेला मैनेज करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। मरी एक प्लेफुल रिमार्क के साथ जवाब देती है जबकि नोट करती है कि वह अभी भी हर जगह तकलीफ पैदा करने के लिए उत्सुक लगता है। वह जाता है। अचानक क्रिश्चियन की आंट आती है और वह उसे रिस्पेक्टफुली ग्रीट करता है। वह ऑब्जर्व करती है कि शायद यह उसके लिए अभी बागीचे में इतनी केयरफ्रीली घूमना सबसे अच्छा टाइम नहीं है, जबकि पूछती है कि क्या उसने अपनी ट्रेनिंग में मदद करने के लिए कोई टीचर ढूंढा है। क्रिश्चियन हल्के से सजेस्ट करता है कि शायद वह रोल ले सकती है, लेकिन वह बिना हिचकिचाहट के मना कर देती है। वह मजाक में नोट करता है कि उसने बिना किसी वजह के उसकी उम्मीदें बढ़ा दी है, लेकिन वह उसे अपने पीछे आने का इंस्ट्रक्शन देती है। जाने से पहले वह मरी से माफी मांगता है जबकि डिनर पर उसे फिर से मिलने का वादा करता है और वह उसकी बातों को एक्नॉलेज करती है। जैसे ही वह अपनी आंट के बगल में चलता है, क्रिश्चियन एडमिट करता है कि उसे नहीं पता कि वह उसके टीचर के रूप में किसे इंट्रोड्यूस करने का प्लान कर रही है, लेकिन उसकी तारीफ करता है कि उसने उस पर गौर किया। वह जवाब देती है जबकि एक्सप्लेन करती है कि उसे नहीं लगता कि यह शुक्रगुजार होने वाली बात है और कहती है कि उसे तब समझ आएगा जब वह खुद एक्सपीरियंस करेगा। वह उसे वार्न करती है कि टीचर अपने मेथड्स में जेंटल नहीं है और उसके किसी भी भाई बहन ने उसके लेसन्स को एंड्योर नहीं किया है, लेकिन वह उसे अपना बेस्ट देने की सलाह देती है क्योंकि यह एक मौका है जो उसे फिर नहीं मिलेगा और उसे टीचर को निराश नहीं करना चाहिए। जैसे ही वह चलते रहते हैं उन्होंने करीब में एक छोटे बच्चे को देखा। क्रिश्चियन एक नजर डालता है और अपनी आंट को मेंशन करता है कि बच्चा खोया हुआ लगता है। क्रिश्चियन बच्चे से उसके पेरेंट्स के बारे में पूछता है जबकि हल्के से उसके बाल सहलाता है, लेकिन ठीक उसके बाद उसमें अचानक एक शॉक दौड़ जाता है। उसकी आंट जल्दी उसे मैनर्स दिखाने और पहले ग्रीटिंग के साथ शुरू करने को याद दिलाती है। रियलाइज करते हुए क्रिश्चियन सर हिलाता है जबकि रिकॉग्नाइज करता है कि उसके सामने खड़ा लड़का असल में क्लैन हेड का इनकारनेशन है। फिर वह क्लैन हेड को एक रिस्पेक्टफुल ग्रीटिंग देता है। जैसे क्रिश्चियन करीब से ऑब्जर्व करता है उसे लगता है कि बच्चे की पावर लगभग 90% तक पहुंच गई है, नहीं उससे भी आगे। क्रिश्चियन अपने अंदर एक्नॉलेज करता है कि लड़के ने सच में कुछ रिमार्केबल अचीव किया है। क्लैन हेड हम्बली तारीफ अप्रिशिएट करता है, लेकिन मेंशन करता है कि ये अब भी एक रेकलेस चॉइस था, जबकि पूछता है कि क्या क्रिश्चियन ये समझता है। क्रिश्चियन कंफर्म करता है जबकि अच्छी तरह जानता है कि उसका क्या मतलब है। क्लैन हेड फिर एक्सप्लेन करता है कि सेक्रेट डार्कनेस का 80% अब्सॉर्ब करने के बाद उसने भी उन बैरियर्स का सामना किया है जो दूसरों को आमतौर पर मिलते हैं उससे कहीं ज्यादा मुश्किल थे। वह मेंशन करता है कि उनका प्रोजेनिटर भी उसके स्टेज तक नहीं पहुंचता अगर डीमन एम्परर की कृपा नहीं होती। क्लैन हेड एडमिट करता है कि वह इमेजिन भी नहीं कर सकता कि क्रिश्चियन को अपनी जर्नी में किन बैरियर्स का सामना करना पड़ेगा। इसलिए वह ऑफर करता है कि अगर क्रिश्चियन चाहता है तो वह अपनी प्योर डार्क एनर्जी का एक पोर्शन वापस ईथर में भेज सकता है। क्रिश्चियन के टैलेंट के साथ वह डार्क एनर्जी का 80% के आसपास मैनेज कर सकता है, लेकिन उससे ज्यादा कुछ भी सिर्फ ग्रीड माना जाएगा। एक सांस लेते हुए क्रिश्चियन ऑनेस्टली बात करने की रिक्वेस्ट करता है और एक सवाल उठाता है जो उसकी आंट को शॉक में छोड़ देता है। वह पॉइंट आउट करता है कि जबकि डार्क मैजिक क्लैन, मिस्टिक मैजिक क्लैन या अनडेड मैजिक क्लैन जिसे हेवन अबव द हेवंस कहते हैं वो मैच नहीं कर सकता, उन्हें अब भी 12 नोबल क्लैंस में सबसे कमजोर माना जाता है।
क्लैन हेड क्यूरियस सोचता है कि क्या क्रिश्चियन को लगता है कि इस व्यू का कोई रीजन है। क्रिश्चियन रिफ्लेक्ट करता है और शेयर करता है कि जबकि डार्क मैजिक क्लैन पिछली जनरेशन से ज्यादा फ्लरिश्ड हुआ है, इसमें से ज्यादातर क्लैन हेड की अकॉम्प्लिशमेंट्स की वजह से है। लोग अब भी कहते हैं कि डार्क मैजिक क्लैन ने कुछ खो दिया है जो उनके पास कभी था। क्रिश्चियन को लगता है कि इसका एक ही रीजन हो सकता है कि क्लैन में इतने इंडिविजुअल्स की कमी है जो पावर के 8 स्टार से ऊपर एब्सोल्यूट स्टेज तक पहुंच चुके हैं। वह चुपचाप फ्यूचर के बारे में सोचता है जब डीमन किंग ऑफ कार्नेज डार्क मैजिक क्लैन पर अटैक करेगा और तब तक नॉर्डियन पहले ही चला गया होगा। क्लैन के पास कोई 8 स्टार वॉरियर्स नहीं बचेंगे और सिर्फ कुछ 7 स्टार फील्ड्स ही क्लैन के अंदर रहेंगे, जबकि उस डार्क डे आने पर उसे वल्नरेबल छोड़ देंगे। वह क्लैन के 10,000 सोल्जर्स के साथ डीमन किंग ऑफ कार्नेज से टकराने वाले हैं, लेकिन आखिर में वह गिर जाएंगे, उसकी गुलामी करने पर मजबूर होंगे। ये दिखाता है कि 8 स्टार्स और उससे ऊपर के एब्सोल्यूट स्टेज वॉरियर्स क्लैन के सर्वाइवल के लिए कितने क्रूशियल हैं। कोई तरीका नहीं है कि एल्डर क्लैन हेड इस फ्यूचर के बारे में चिंतित न हो। क्लैन हेड एक्नॉलेज करता है कि वह डार्क एनर्जी के भारी वजन के नीचे कुचले जाने और आगे बढ़ने की एबिलिटी खो देने के डर को अच्छी तरह समझता है। फिर भी वह सोचता है कि क्या क्रिश्चियन क्यूरियस महसूस करता है। क्रिश्चियन अपनी डिटर्मिनेशन पर कायम रहते हुए सोचता है कि क्या उसकी पावर सिर्फ डार्क मैजिक क्लैन को स्ट्रॉन्ग करेगी या वह इन ट्रायल्स को ओवरकम करेगा और ऊपर उठेगा जबकि अनंत पावर का एक बीइंग बन जाएगा। क्लैन हेड हंसते हुए क्रिश्चियन के बोल्ड वर्ड्स और हिम्स की तारीफ करता है। वह उम्मीद करता है कि क्रिश्चियन उन्हें बाद में रिग्रेट नहीं करेगा। क्रिश्चियन को शॉक का जोल्ट लगता है और पलक झपकते ही वह खुद को एक घने जंगल के अंदर खड़ा पाता है। यहाँ उसे पता चलता है कि प्योर डार्क एनर्जी को विरासत में लेने का पहला स्टेप बस जिंदा रहना है। अचानक उसे अपने आसपास खतरा महसूस होता है, जबकि उसे अपने सराउंडिंग्स को शार्प फोकस के साथ स्कैन करने पर मजबूर करता है। इसी बीच एक और जगह जहाँ क्लैन हेड और क्रिश्चियन की आंट देख रहे हैं, वह रियलाइज करती है कि यह हार्श ट्रायल फिर से आ गया है। वह धीरे से क्लैन हेड को याद दिलाती है कि एक 2 स्टार बच्चे को 4 मैजिक मॉन्स्टर्स के डेन में फेंकना एक डेंजरस चॉइस है। क्लैन हेड वापस छेड़ता है जबकि पूछता है कि क्या सिर्फ एक मॉन्स्टर का सामना करना भी इस ट्रायल के लिए काफी होगा। क्रिश्चियन की तरफ जबकि वह अपना टेस्ट दे रहा है, वह कुछ मूव करते हुए नोटिस करता है और सोचता है कि क्या यह एक रॉक लिजर्ड है। उसी समय उसकी आंट को अपने सीने में एक हल्का दर्द महसूस होता है, जबकि विश करती है कि उसे ऐसे क्रूअल ट्रायल को झेलते हुए देखना न पड़े। क्लैन हेड शांति से एक्सप्लेन करता है कि सर्वाइवल के डेस्परेट फाइट के थ्रू क्रिश्चियन प्योर डार्क एनर्जी की सच्ची एसेंस का सामना करेगा, क्योंकि इसे समझना सबसे तेजी से और सबसे गहरा तभी आता है जब कोई मौत के किनारे तक धकेल दिया जाता है। उसकी आंट चुपचाप उम्मीद करती है कि क्रिश्चियन इस हार्श ट्रायल के दौरान ज्यादा तकलीफ न सहे। फिर क्लैन हेड कैजुअली उसे चेक इन करता है जबकि पूछता है कि क्या उसने उन्हें तैयार कर लिया है। वह उसने जो स्वीट्स बनाई थी वह निकाल कर उसे देती है। उसका चेहरा खुशी से चमक उठता है जबकि मेंशन करता है कि वह हमेशा डार्क एनर्जी यूज करने के बाद स्वीट्स क्रेव करता है। रिलैक्स करते हुए वह मूवी देखना शुरू करता है जबकि नोट करता है कि अंधेरे में कुछ देखना सबसे अच्छा लगता है। सेटल होते हुए वह अपने ग्रैंडसन की ट्रेनिंग को देखने के लिए तैयार होता है। इसी बीच जंगल में वापस क्रिश्चियन मॉन्स्टर से टकराता है जबकि नोटिस करता है कि उसके सामने खड़े हैं न सिर्फ एक रॉक लिजर्ड बल्कि एक ट्विन हेडेड बेयर भी, जबकि उसे सर्वाइवल ट्रायल के बीच में धकेल देता है। क्रिश्चियन अनॉयड महसूस करना शुरू करता है जबकि रियलाइज करता है कि यहाँ एक सिंगल हिट भी उसकी हड्डियां तोड़ सकती है। जैसे ही वह चलता रहता है, रॉक लिजर्ड अचानक पॉइजन की एक स्ट्रीम थूकता है। जहर का दृश्य उसे हैरान करता है जबकि उसे पूरी तरह अवेयर करता है कि इस जगह पर एक भी गलती उसकी जान आसानी से ले सकती है। फिर भी वह खुद को याद दिलाता है कि आखिर में ये अब भी सिर्फ एक ट्रेनिंग असाइनमेंट है। क्लैन हेड उसे ऐसे चैलेंज बिना सॉल्व करने का तरीका दिए नहीं देगा। क्लैन हेड उसके अनकहे सवाल को एक्नॉलेज करता है जबकि उसे बताता है कि अभी वह जिस सिचुएशन का सामना कर रहा है उसका कोई साफ सोल्यूशन नहीं है। क्रिश्चियन इसे प्रोसेस करता है जबकि पूछता है कि क्या क्लैन हेड उसे खुद जवाब ढूंढने को चाहता है जबकि अपने से ज्यादा स्ट्रॉन्गर मॉन्स्टर को ओवरकम करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन मारियन सॉफ्टली क्लैरिफाई करती है कि यह जवाब ढूंढने के बारे में नहीं है। क्लैन हेड बस क्रिश्चियन को इधर उधर टकराते और फेंकते हुए देखना चाहता है जबकि वह दर्द को कैसे हैंडल करेगा ये टेस्ट कर रहा है। क्रिश्चियन एक छोटी सांस छोड़ता है जबकि इसे एक्सेप्ट करता है। वह डिसाइड करता है कि ऐसा कुछ उसके लिए क्लियर करने के लिए एक और छोटा चैलेंज होगा। रॉक लिजर्ड और बेयर के साथ क्लैश के दौरान क्रिश्चियन उनकी इनसेन पेस और फोर्स नोटिस करता है। फिर भी उसे लगता है कि उन्हें टैकल करने का कोई तरीका जरूर होगा। जल्दी ही बेयर्स उसकी तरफ बढ़ना शुरू करते हैं। इसी बीच दूसरी तरफ जहाँ क्लैन हेड और मैरियन खड़े हैं, क्लैन हेड कमेंट करता है कि क्रिश्चियन में जरूर कुछ टैलेंट है जबकि नोट करता है कि उसके मूव्स दूसरों से अलग लगते हैं। मैरियन सर हिलाती है जबकि सहमत है, लेकिन पॉइंट आउट करती है कि वह अभी भी बस एक बच्चा है। फाइट में वापस क्रिश्चियन बेयर को जमीन पर पटकने में कामयाब होता है जबकि उसके ऊपर दृढ़ता से खड़ा है। ये देखकर क्लैन हेड और उसकी आंट हैरानी में फ्रीज हो जाते हैं। क्लैन हेड उसे सवाल करता है, क्यूरियस है कि उसने बीस्ट को कैसे पिन डाउन किया। क्रिश्चियन एक्सप्लेन करता है कि इस बेयर में मैसिव ब्रूट स्ट्रेंथ और सॉलिड डिफेंस है और भले ही उसने उस पर सीधे अटैक किया, उसकी तेजी और मैजिक के प्रति कम रेजिस्टेंस उसकी वीक स्पॉट्स निकले। वह मेंशन करता है कि उसने मौका पकड़ लिया जिस पल वह दिखा, जबकि उसी पल उसके दिल में डार्क मैजिक इंजेक्ट करते हुए। इस पॉइंट पर एशिड क्लैन हेड की तरफ देखता है जबकि सोचता है कि क्या ये डार्क डेथ हो सकता है, एक मूव जो मास्टर अक्सर यूज करता है। जल्दी ही क्रिश्चियन रॉक लिजर्ड से टकराता है जबकि रियलाइज करता है कि अभी एक और बचा है डील करने के लिए। लिजर्ड चार्ज करता है लेकिन क्रिश्चियन उस पर एक शार्प ब्लो लगाता है। क्रीचर उसकी तरफ पॉइजन थूकता रहता है और क्रिश्चियन जल्दी समझ जाता है कि यह रॉक लिजर्ड में 3 स्टोन हार्ट्स हैं। जब तक तीनों को एक साथ नहीं रोका जाता ये रिवाइव होता रहेगा। तेजी से सोचते हुए वह सोचता है कि क्या अब दूसरा मेथड स्विच करने का टाइम है। उसके बाद वह लिजर्ड की तरफ बढ़ता है जबकि उसके दिल पर स्ट्राइक करने का एम करता है। वह उसे बिना ज्यादा एफर्ट के तोड़ देता है। ये देखकर एशिड को ये इंप्रेसिव लगता है जबकि रियलाइज करता है कि ये डार्क डेथ का एक रूप है और वह क्लैन हेड की तरफ मुड़ता है ये चेक करने के लिए कि क्या ये सच है। क्लैन हेड क्लियर व्यू नहीं मिलने पर उसे एक तरफ हटने को कहता है। अगले वह मैरियन की तरफ देखता है जबकि पूछता है कि क्या वह क्रिश्चियन को यह सिखाने वाली है। वह शांति से डिनाई करती है। क्लैन हेड रिमार्क करता है कि यह वैसे भी आसानी से सीखी जाने वाली चीज नहीं है। एशिड फिर मेंशन करता है कि इसके साथ अब डार्क मैजिक स्टडी करने का कोई रीजन भी नहीं लगता, लेकिन क्लैन हेड उसे बीच में ही रोक देता है जबकि कहता है कि अभी के लिए काफी है क्योंकि टास्क हो गया है। जल्दी ही क्रिश्चियन वहां पहुंचता है जहां क्लैन हेड बैठा है। हेड रिमार्क करता है कि क्रिश्चियन का परफॉर्मेंस उसकी एक्सपेक्ट से आगे निकल गया है और उसने अच्छा किया है। क्रिश्चियन सांस लेते हुए शेयर करता है कि यह एक ग्रेट लेसन निकला।
और मास्टर का शुक्रिया, वह खुद से डार्क मैजिक अप्लाई करना समझ पाया। क्लैन हेड अपनी आंखें छोटी करते हुए उसे ओवर कॉन्फिडेंट न होने की वार्न करता है और फिर मेंशन करता है कि अब डार्क मैजिक में प्रॉपर ट्रेनिंग शुरू करने का टाइम है। वह दूसरे दो को बाहर जाने का इशारा करता है। वह हिंट समझ जाते हैं और चुपचाप रूम से चले जाते हैं, जबकि क्रिश्चियन और क्लैन हेड को अकेला छोड़ देते हैं। पहला मैजिक लेसन शुरू होने से पहले क्लैन हेड उसकी तरफ मुड़ता है, जबकि पूछता है कि उसे क्या लगता है मैजिक असल में क्या है। क्रिश्चियन जवाब देता है, जबकि सोचता है कि यह परफेक्ट डार्कनेस यूज करके दुश्मन को कंट्रोल करने के बारे में है। क्लैन हेड फिर उसे पूछता है कि परफेक्ट डार्कनेस का असल मतलब क्या है, और उस पल क्रिश्चियन खुद को जवाब देने में असमर्थ पाता है। क्लैन हेड उसे चुपचाप देखते हुए उसे ध्यान देने का इशारा करता है। वह मेंशन करता है कि सील को अनलॉक करना ही वह जगह है जहां सारी डार्कनेस छुपी है और उसे कदम बकदम आगे बढ़ते रहना होगा। जैसे क्रिश्चियन सुनता है, क्लैन हेड मेंशन करता है कि एक बार वह गहरी सीढ़ियों से नीचे उतर जाएगा। 12 एबिसेस उसके नीचे इंतजार कर रहे होंगे। एक पॉज के बाद क्लैन हेड एक स्पेल चांट करना शुरू करता है, जबकि उस क्रो को बुलाता है जो विजडम ढूंढता है उसे एक्सेप्ट और ऑनर करने के लिए और अपने मास्टर को डार्कनेस में निगलने के लिए। जैसे ही वह चांट खत्म करता है, वह अपना हाथ आगे बढ़ाता है, जबकि अपने बॉडी को शेप करता है स्पेल, जबकि उसके सामने डार्क एनर्जी बनने लगती है। क्रिश्चियन हैरान होकर देखता है। जैसे ही उसके आसपास ब्लैक लाइट के फ्लिकर्स फ्लैश करते हैं, उस पल उसे अपनी गर्दन पर एक शार्प सेंसेशन महसूस होती है, जबकि रियलाइज करता है कि कुछ जरूर उसे काट रहा है। उसका बॉडी अनहार्म्ड रहता है, लेकिन फीलिंग विविड रहती है। क्लैन हेड एक शांत टोन में एक्सप्लेन करता है कि यह एक कंसेप्चुअल ब्लेड है जो सिर्फ वही काटती है जो वह काटना चाहती है, जबकि इसे डार्क मैजिक से बनी फियर्स एनर्जी, जिसे ब्लैक स्वॉर्ड कहते हैं, उसके रूप में डिस्क्राइब करता है। वह मेंशन करता है कि वह क्रिश्चियन को ट्रेन करने के लिए 1 महीना देगा, जबकि उसे वह ब्लैक स्वॉर्ड रिफाइन करने को कहता है जो उसने अभी डेमोन्स्ट्रेट की थी। उन शब्दों के साथ क्लैन हेड मुड़ता है और चला जाता है, जबकि क्रिश्चियन को वहां हैरान खड़ा छोड़ देता है। क्रिश्चियन अपनी ट्रेनिंग शुरू करता है और बाद में ड्रेन्ड महसूस करता है, तो वह अपनी शर्ट उतार देता है। खुद पर नजर डालते हुए वह नोटिस करता है कि उसे कुछ वेट पुट ऑन करना चाहिए। उसके बाद वह जमीन पर गिरता है, जबकि सोचता है कि क्या उसे बस एक बार और ट्रेन करना चाहिए। जल्दी ही वह अपनी डार्क एनर्जी स्किल्स फिर से यूज करना शुरू करता है, जबकि फोकस के साथ प्रैक्टिस करता है। लेकिन वह एक बार फिर रियलाइज करता है कि यह सिंपल नहीं होने वाला। कितनी बार भी वह समन करने में कामयाब हो, उसे 10 सेकंड से ज्यादा देर तक स्टेडी रखना मुश्किल है। इसके अलावा ये क्लैन हेड की डार्कनेस जैसा बिल्कुल नहीं लगता, जो बहुत स्ट्रॉन्गर है और कंप्लीट डार्कनेस जैसा लगता है। फिर भी उसे लगता है कि अगर वह जारी रखता है, आगे इंतजार कर रहे 12 एबिसेस में कहीं न कहीं कुछ छुपी हुई नॉट जरूर होगी। उसके बाद वह स्पेल चार्ट करना शुरू करता है। इसी बीच दूसरी तरफ क्लैन हेड मैरियन के साथ आता है। वह सीढ़ियों से नीचे उतरते हैं, जबकि सोच रहे हैं कि अब तक क्रिश्चियन ने कई बार मॉक कट फेल करने के बाद अपना लेवल समझ लिया होगा। क्लैन हेड मैरियन से पूछता है कि क्या वह सच में चिंतित है, और वह जवाब देती है कि अगर कोई दूसरा क्विकर मेथड नहीं है तो वह दोनों पहले ही जानते हैं कि यंग लॉर्ड एग्जाम में सिर्फ 2 महीने बचे हैं। क्लैन हेड नोट करता है कि तब भी क्रिश्चियन के अंदर डार्क मैजिक की प्योरिटी के साथ क्विक प्रोग्रेस इम्पॉसिबल है। उसे फोर्स करना सिर्फ उसे एक बड़ी दीवार से टकराने पर मजबूर करेगा, तो एग्जाम के बारे में स्ट्रेस करने के बजाय पहले एक स्टडी बेस बनाना बेहतर है। फिर वह वहां चलते हैं जहां क्रिश्चियन ट्रेन कर रहा है। क्रिश्चियन उन्हें नोटिस करता है, जबकि मेंशन करता है कि उसने सोचा था कि वह थोड़ा देर से आएंगे। वह उसे देखकर हैरान लगते हैं। क्रिश्चियन उसकी तारीफ करता है, जबकि शुक्रगुजार महसूस करता है कि उसके गाइडेंस की वजह से वह 3 स्टार्स तक पहुंच गया, जो उसने सोचा था उससे ज्यादा है। फिर भी जैसा कि वह देख सकते हैं, अभी के लिए यही वह बेस्ट कर सकता है। उसे डार्क स्वॉर्ड बनाने में लगभग 1 हफ्ता लगा, जिसे उसने कभी बेकार समझा था। वह अब रियलाइज करता है कि क्लैन हेड ने तब 12 एबिसेस के बारे में जो वेग बातें कही थी, उसका मतलब था कि हर एबिस डार्क स्वॉर्ड के एक वाइटल ट्रेड के लिए खड़ा है। क्लैन हेड क्रिश्चियन को थोड़ा इरिटेटिंग लगते हुए सोचता है कि क्रिश्चियन ने टास्क को सच में समझ लिया है, इवन ट्रू डार्क स्वॉर्ड को मैनिफेस्ट करने में कामयाब हो गया है। वह रिफ्लेक्ट करता है कि उसे एक बेसिक डार्क स्वॉर्ड बनाने में कम से कम 1 साल लगा था, और मानता है कि पूरी डार्क मैजिक को समझने और डार्क स्वॉर्ड को पूरा करने में 1 जिंदगी लग जाएगी। फिर भी क्रिश्चियन ने यह सिर्फ 1 महीने में कर लिया है, जबकि उसे सोचने पर मजबूर करता है कि क्या यह उसकी लंबी जर्नी के अंत में उम्मीद की किरण है। बाद में क्लैन हेड क्रिश्चियन को कल के लिए तैयार रहने को कहता है, जबकि हिंट देता है कि वह उसे अब आसान लेसन्स नहीं सिखाएगा। क्रिश्चियन एक्साइटमेंट से भरा हुआ उस पर पूरा विश्वास करता है, अगले क्या आने वाला है उसके लिए तैयार। क्रिश्चियन सोचता है कि क्योंकि वह एक बैरियर पार कर गया है, शायद यह खुद को रिवॉर्ड देने का अच्छा मौका है। वह लिकर से भरे एरिया की तरफ बढ़ता है, जबकि कुत्ते को खिलाता है। खुश महसूस करता है जब वह नीटली लाइंड बॉटल्स देखता है। एक पिक करता है जो खास तौर पर क्लासी लगती है। वह सोचता है कि वह अब महंगी शराब पकड़े हुए है, जिसे उसने कभी टेस्ट करने का इमेजिन भी नहीं किया था। वह उसे चुपचाप एंजॉय करने का प्लान करता है, जबकि मरी आसपास नहीं है नोटिस करने के लिए। लेकिन ठीक जब वह उसे उठाता है, एक औरत अंदर आती है और दिन के दौरान उसके पीने के बारे में रिमार्क करती है, जबकि नोट करती है कि वह सच में नहीं बदला है। वह पहले उसे पहचान नहीं पाता, सिर्फ नोटिस करता है कि उसमें 3 स्टार रैंक मैजिशियन का ऑरा है। उसकी आंखों के रंग से जज करते हुए उसे लगता है कि वह डार्क मैजिशियन लिनिएज से नहीं है। वह सोचता है कि क्या वह कोई है जो उसे जानता है। वह गुस्सा हो जाती है कि वह उसे पहचान नहीं पाता, जबकि उसे ट्रबलसम पाती है। बिना वार्निंग के वह उसे जमीन पर धकेल देती है। करीब उसका गार्ड उसे रुकने के लिए अर्ज करता है, जबकि कहता है कि उसके जैसे किसी के साथ खुद को परेशान करने की जरूरत नहीं है। क्रिश्चियन जमीन पर बैठ जाता है, जबकि उस पल की चुभन महसूस करता है। जल्दी ही एक आदमी तेजी से आता है। क्रिश्चियन पूछता है कि अजनबी इतनी सख्ती से क्यों एक्ट कर रहा है। आदमी फिर एक्सप्लेन करता है कि औरत अल्टीमेट पॉइजन डार्क मैजिक फैमिली की यंग लेडी मरीसा है। क्रिश्चियन के थॉट्स घूमते हैं, जबकि रियलाइज करता है कि अगर वह अल्टीमेट पॉइजन डार्क मैजिक फैमिली से है, क्या वह असल में उसकी फियांसे हो सकती है। लेकिन बूढ़ा आदमी कंफ्यूजन साफ करता है, जबकि नोट करता है कि वह असल में उसकी एक्सपायंस है। मरीसा उस जगह से हट जाती है और उसके ख्याल उस वक्त पर वापस चले जाते हैं जब वह 8 साल की थी, जबकि बागीचे में बैठी बोर महसूस कर रही थी। तब
उसे लगता था कि हर कोई उसके भाई के आसपास ही इकट्ठा होगा, तो वह समझ नहीं पा रही थी कि उसके पिता उसे इस डार्क मेज फैमिली इवेंट में क्यों लाए थे। इसी बीच भीड़ में कोई उसे नोटिस करता है और सोचने लगता है कि क्या वह शादी के बाहर पैदा हुआ बच्चा है। वह यह भी सोचते हैं कि शायद डुक्वाम ने अपना स्टांस बदल दिया है क्योंकि उसका बेटा हेयर्स नहीं कर सकता, तो उसे एक दिन एक दामाद सिक्योर करने के लिए बेटी की जरूरत हो सकती है। उस पल के आसपास क्रिश्चियन वहाँ चलता है और पूछता है कि वह अकेली क्यों बैठी है। वह गुस्सा हो जाती है और चिल्लाती है कि वह बच्ची नहीं है, वह मरीसा है। क्रिश्चियन उसे अपना नाम बताता है और वह चुपचाप सोचती है कि क्या वह बैरन कसाटे का बेटा है, लेकिन फिर वह उसे एडवाइस करता है कि एडल्ट्स के बारे में चिंता न करे और उसे याद दिलाता है कि वह बड़ों से एक बार बदले ले सकती है जब वह बड़ी हो जाए। यह सुनकर वह चुपचाप खुद से वादा करती है कि वह बिल्कुल वही करेगी। वह सबसे स्ट्रॉन्ग डार्क मेज बनेगी और हर उसकी घमंड को कुचल देगी जो उसे नीचा देखेगा। क्रिश्चियन उसके रिजॉल्व को इंटरेस्टिंग पाता है और वह अफर्म करती है कि यही एक डार्क मेज फैमिली से किसी से एक्सपेक्ट किया जाता है। वह पॉइंट आउट करता है कि क्योंकि वह सबसे स्ट्रॉन्ग बनने का प्लान कर रही है तो उसके लिए उसके अच्छे साइड पर रहना समझदारी होगी। वह अपना हाथ बढ़ाता है जबकि डार्क मेज के घर के आसपास उसे गाइड करने का ऑफर करता है। वह पहले हिचकिचाती है लेकिन फिर एक्सेप्ट करने का डिसाइड करती है और उसके साथ चली जाती है। अब मरीसा उस मेमोरी को एक तरफ धकेल देती है, भले ही वह अब भी उसके सीने में एक हल्का दर्द छोड़ जाती है। इवन अगर वह एंगेजमेंट फैमिलीज के बीच टेंशंस को शांत करने के लिए ही था, इसने उसे रात में बेचैन रखा जबकि उन्होंने शायद जो फ्यूचर शेयर किया होता उसके बारे में सोचती थी। लेकिन अब उसे पता है कि वह अब इतनी बेवकूफ नहीं है। बाद में वह अपने बेड से उठती है और विस्काउंट लैंघम से मिलने चली जाती है। वह उसे काइंडली वेलकम करता है और पूछता है कि वह वहाँ क्यों है। वह उसे याद दिलाती है कि उनकी फैमिलीज के बीच न्यूट्रल टेरिटरी में एक रेलिक दिखाई दिया है। वह उसे एक्नॉलेज करता है और सोचता है कि अल्टीमेट पॉइजन डार्क मैजिक फैमिली सिचुएशन को कैसे हैंडल करने का प्लान कर रही है। पिछली बार उन्होंने रेलिक रखा था तो वह पूछता है कि क्या वह इस बार उसे सरेंडर करने का प्लान कर रहे हैं। मरीसा दृढ़ता से कहती है कि उसे छोड़ना एक ऑप्शन नहीं है और पॉइंट आउट करती है कि डार्क मेज फैमिली पीछे नहीं हटेगी अगर रोल्स स्विच होते। वाइकाउंट नोट करता है कि वह एक फेयर सोल्यूशन प्रपोज कर रही है और वह सहमत है, जबकि सजेस्ट करती है कि दोनों साइड्स एक्सप्लोरेशन टीम्स भेजेंगी, जिसे रेलिक सबसे पहले मिलेगा वह उसे रख पाएगा। वह यह भी मेंशन करती है कि टीम्स में 3 स्टार रैंक या उससे नीचे के 10 डार्क मेजेस से ज्यादा नहीं होने चाहिए। विस्काउंट लैंघम पूछता है कि क्या यह डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट रोकने के लिए है और वह कंफर्म करती है, जबकि एक्सप्लेन करती है कि अगर दोनों फैमिलीज को भारी नुकसान होता है तो इससे सिर्फ उनके दुश्मनों का फायदा होगा। वह ऐड करती है कि डीमन किंग के कासल पर भी हाल ही में सिचुएशन अनस्टेबल रही है। विस्काउंट लैंघम उसकी कंडीशंस पर मान जाते हैं, लेकिन एक एक्स्ट्रा कंडीशन उठाते हैं जो मरीसा को वेरी कर देती है। वह क्लैरिफाई करता है कि अगर अल्टीमेट पॉइजन डार्क मैजिक फैमिली एग्रीमेंट तोड़ती है तो डार्क मेज फैमिली इस रेलिक को पिछले खोजे गए रेलिक के साथ क्लेम करेगी। मरीसा पूछती है कि डील तोड़ने का उसका क्या मतलब है और वह एक्सप्लेन करता है कि वह किसी भी अंडरहैंडेड एक्शंस जैसे उनकी एक्सप्लोरेशन टीम में इंटरफियर करना का जिक्र कर रहा है, क्योंकि ट्रैप्स और हिंड्रेंसेस के लिए ही अल्टीमेट पॉइजन डार्क मैजिक फैमिली जानी जाती है। वह उसे अश्योर करती है कि कोई ट्रिक्स नहीं होंगे और एडेड कंडीशन एक्सेप्ट करती है। विस्काउंट सर हिलाता है और पूछता है कि क्या वह पर्सनली अल्टीमेट पॉइजन डार्क मैजिक फैमिली की एक्सप्लोरेशन टीम को लीड करेगी और वह कंफर्म करती है कि वह करेगी। वह रिमार्क करता है कि ऐसा लगता है कि वह खुद फेम्ड मिरियड पॉइजन मेडन की पावर का गवाह बनेगा। मरीसा उसे बताती है कि एक्सपीडिशन के दिन वह तैयार रहेगी और डार्क मेज एक्सप्लोरेशन टीम का इंतजार करेगी। उनकी मीटिंग के बाद वह उठता है और चेस खेलने चला जाता है। जैसे ही वह हर पीस रखता है, वह सोचता है कि मरीसा को कैसे आउट मैन्यूवर किया जाए। उस पल वह रियलाइज करता है कि यह आने वाला एक्सपीडिशन एक्साइटिंग और सस्पेंसफुल होगा। 2 महीने गुजर जाते हैं और जैसे दिन गुजरने लगते हैं सीजन धीरे धीरे बदल जाता है। इस दौरान क्रिश्चियन खुद को रिलेंटलेस ट्रेनिंग के साथ पुश करता रहता है। उसी समय वह अपने आसपास के लोगों को भी धीरे धीरे बदलते हुए नोटिस करता है। कुछ अलग तरीके से एक्ट करना शुरू करते हैं, जबकि पिछली जिंदगी की यादों से जुड़ी छुपी हुई इमोशंस कैरी करते हैं। जो कॉम्पिटिशन्स में हारते हैं वह एक एक करके चुपचाप गायब होने लगते हैं, जबकि दूसरे जेलसी से प्रेरित होकर शैडोज में तैयारी करना शुरू करते हैं, जबकि सही पल के लिए अपने वेपन्स तेज करते हैं। कुछ और लोग कॉशियस स्टेप्स लेना शुरू करते हैं, साफ तौर पर आगे क्या है इसके लिए प्लान करते हुए। बाद में क्रिश्चियन उस रेजिडेंस की तरफ बढ़ता है जहाँ विस्काउंट लैंघम रहता है। ज्यादा देर नहीं लगती, लैंघम अपने एसोसिएट्स के साथ आता है और बिना किसी डिले के वह अनाउंस करता है कि अब सबके लिए अपनी वर्थ प्रूव करने का टाइम आ गया है। यह सुनकर क्रिश्चियन तुरंत अपनी स्ट्रेंथ दिखाने का डिसाइड करता है। हर किसी के सामने वह अपनी तलवार हवा में फोर्स और कंट्रोल के साथ घुमाता है, सबको साफ कर देता है कि वह कितना स्किल्ड हो गया है। इसी बीच रोवन ऑनलुकर्स के बीच खड़ा है और जब वह स्ट्राइक देखता है उसका दिमाग तुरंत डार्क सोर्ड के बारे में सोचता है। यह दृश्य उसे स्पीचलेस छोड़ देता है। क्रिश्चियन ने जो लेवल अभी दिखाया है उस पर यकीन नहीं कर पाता। जैसे क्रिश्चियन भीड़ को ऑब्जर्व करता है, वह उनके एक्सप्रेशंस में अनयूजुअल रिएक्शंस नोटिस करता है, जिससे वह पॉज करता है रिफ्लेक्ट करने के लिए। वह रियलाइज करता है कि उसके डेमोन्स्ट्रेशन ने साफ तौर पर एक इंप्रेशन छोड़ा है। फिर उसके दिमाग में एक मेमोरी वापस आती है। वह है क्लैन हेड की वार्निंग की क्रिश्चियन को लैंघम को डार्क सोर्ड की सच्ची स्ट्रेंथ कभी रिवील नहीं करनी चाहिए। अगर उसने ऐसा किया तो लैंघम उसे अगले बार और भी हार्श मिशन दे सकता है। उसे यह भी कहा गया था कि वह कभी एडमिट न करे कि उसे दूसरों से ज्यादा मिला। यह बातें उसके दिमाग में गूंजती हैं जब वह उन्हें याद करता है, जबकि रियलाइज करता है कि उसने आज खुद को रोका था, बिल्कुल जैसा एडवाइस किया गया था। फिर भी लैंघम के शॉक एक्सप्रेशन की इमेज उसे थ्रिल देती है, जबकि उसे सच में सेटिस्फाइड करती है। आखिरकार उसने अपनी ट्रू पावर छुपाते हुए सबको इम्प्रेस कर लिया है। जल्दी ही विस्काउंट लैंघम सीन को ऑब्जर्व करते हुए एक डिसीजन लेता है। एक दृढ़ नजर के साथ वह क्रिश्चियन की स्किल को एक्नॉलेज करता है और अगले फेज एक दूसरे टेस्ट का अनाउंस करता है। वो एक्सप्लेन करता है कि एजेंट्स जल्दी ही न्यूट्रल जोन में दिखाई दिए रेलिक को रिट्रीव करने के लिए भेजे जाएंगे, क्योंकि अल्टीमेट पॉइजन डार्क मैजिक फैमिली भी इन्वॉल्व है। वो कहता है कि अगर क्रिश्चियन सक्सेसफुली कंट्रीब्यूट करता है तो वह उसे ऑफिशियली एक राइटफुल एयर के रूप में एक्नॉलेज करेगा। यह सुनकर क्रिश्चियन सोचने लगता है कि मिशन उसने जितना एक्सपेक्ट किया था उससे ज्यादा सिंपल लगता है। वह मानने लगता है कि यह टास्क उसके लिए अकेले हैंडल करने के लिए काफी आसान है। लेकिन जैसे ही यह सोच बनती है, लैंघम उसे रोक देता है और क्रिश्चियन को मिशन के लिए प्रिंसेस जूवियन की यूनिट ज्वाइन करने का इंस्ट्रक्शन देता है। जिस पर यह बातें बोली जाती हैं, कासल में मौजूद हर किसी में शॉक की लहर दौड़ जाती है। लैंघम ऐड करता है कि यह मिशन ओरिजिनली रोवन के लिए था, जबकि क्रिश्चियन के लिए यह और भी बड़ा सम्मान बनाता है।
क्रिश्चियन इससे कॉट ऑफ गार्ड हो जाता है, लेकिन जल्दी अपनी कंपोजर रिगेन करता है और बिना हिचकिचाहट के ऑर्डर एक्सेप्ट करता है। उसके बाद वह हॉल से निकलता है गार्ड्स के साथ। इसी बीच रोवन अपने पिता की तरफ मुड़ता है, जबकि चिंता व्यक्त करता है कि क्रिश्चियन पहले की तरह फिर से गड़बड़ कर सकता है। उसका पिता शांति से जवाब देता है, जबकि उसे अश्योर करता है कि चिंता करने की जरूरत नहीं है और सब कुछ प्लान के हिसाब से होगा। वह रॉयन को कहता है कि जब उसका मौका आएगा तो तैयार रहे। हालांकि रॉयन सुनता है, उसके पिता की शांत टोन में कुछ उसे बेचैन कर देता है। अगली सुबह क्रिश्चियन बाहर निकलता है, सोच में खोया हुआ। जैसे ही वह चलता है, डाउट्स जन्म लेना शुरू करते हैं। उसे लगता है कि लांघम ने उसे ऐसा मिशन दिया होगा जिसमें उसकी जान जा सकती है। डर उसके दिमाग में लटका रहता है और वह टास्क को अपने दिमाग में घुमाता रहता है, बेचैनी हटा नहीं पाता। फिर लांघम की पहले वाली बातें उसे याद आती हैं कि यह मिशन ओरिजिनली रोवन के लिए था। यह सोच क्रिश्चियन को सोचने पर मजबूर करती है कि हिस्ट्री में सच में क्या हुआ था। उसे पता है कि रोवन को इस दौरान एयर होना चाहिए था, वह नहीं। फिर भी वह रियलाइज करता है कि उसने ग्रेट वॉर के दौरान रोवन के बारे में कुछ नहीं सुना। यह रियलाइजेशन उसे बहुत परेशान करती है। जैसे ही वह चलता रहता है, उसका कुत्ता अचानक बोलता है, जबकि मजाक में पूछता है कि क्या वह सच जानना चाहता है, जबकि इंसिस्ट करता है कि क्रिश्चियन उसे पेट करता रहे ताकि कहानी सुन सके। फ्रस्ट्रेटेड और क्यूरियस दोनों महसूस करते हुए क्रिश्चियन मान जाता है, जवाबों की अपनी जरूरत छुपा नहीं पाता। कुत्ते डेविल्स रेलिक इंसिडेंट की कहानी रिवील करना शुरू करता है। डार्क मेज हाउस और अल्टीमेट पॉइजन डार्क मैजिक फैमिली के बीच का एक छुपा हुआ कॉन्फ्लिक्ट जो कभी पब्लिक नहीं हुआ। कुत्ते एक्सप्लेन करता है कि रेलिक सर्च के दौरान डार्क मेज हाउस खत्म हो गया, जबकि अल्टीमेट पॉइजन फैमिली को भी भारी नुकसान हुआ। फिर भी दोनों साइड्स ने सच को छुपा कर रखा। और भी जरूरी, कुत्ते रिवील करता है कि यह इंसिडेंट एक बड़ी डिजास्टर का सीढ़ी बन गया। क्रिश्चियन ध्यान से सुनता है, जो वह सुनता है उससे हैरान है और पूछता है कि ऐसा क्यों हुआ। कुत्ते आगे कहता है, जबकि शेयर करता है कि नॉर्डियोने को मार्की लैंघम के बेटे ने मारा था। अगर ऐसा नहीं होता तो डीमन किंग ऑफ इविल ब्लड डार्क मेज फैमिली पर इतनी आसानी से कब्जा नहीं करता। उस एक मौत की वजह से डिस्ट्रक्शन का एरा उसे बहुत पहले आ गया जितना आना चाहिए था। क्रिश्चियन हर शब्द को एब्जॉर्ब करते हुए फ्रीज हो जाता है। यह सोच कि डार्क मेज हाउस डिस्ट्रॉय हो गया उसे सोचने पर मजबूर करती है कि हिस्ट्री के इस वर्जन में उसे रोवन की जगह मरना है। डर गहरा चलता है, जबकि उसे रियलाइज करता है कि यह मिशन उतना सिंपल नहीं है जितना पहले लगा था। इसके बजाय यह मार्की लैंघम की एक बड़े स्कीम का हिस्सा है। सोचने के बाद क्रिश्चियन समझता है कि यह सिर्फ एक टेस्ट नहीं बल्कि एक डेंजरस प्लान है। लेकिन क्योंकि उसके पास अभी कोई सॉलिड प्रूफ नहीं है, वह रेकलेस एक्ट न करने का डिसाइड करता है। वह खुद को याद दिलाता है कि वह सिर्फ थर्ड लेवल मास्टरी पर है और पूछता है कि वह अभी रियलिस्टिकली क्या अचीव कर सकता है। फिर भी वह कॉशियस रहना चूज करता है और पहले बाहर जाने का डिसाइड करता है। उस पल वह अपना दिमाग साफ करता है और आगे बढ़ता है। जैसे ही वह जाने लगता है, वह बाहर निकलता है। वह अब अपने पुराने पार्टनर के रूम में है। कोई आवाज देता है, जबकि उसे रुकने को कहता है और पूछता है कि वह कहाँ जा रहा है। क्रिश्चियन हॉलसन पीछे मुड़कर देखता है। वहाँ एक लड़का गुस्से वाले एक्सप्रेशन के साथ खड़ा है। लड़का तेजी से बोलता है, इरिटेशन से भरा हुआ। क्रिश्चियन शांति से उसकी नजर से मिलता है और बिना इमोशन के जवाब देता है, जबकि पूछता है कि क्या इससे सच में फर्क पड़ता है कि वह कहाँ जा रहा है। लड़का करीब आता है, जबकि मेंशन करता है कि उसने क्रिश्चियन के एक्सपीडिशन ज्वाइन करने के बारे में सुना है। भले ही उसकी खुद की ज्वाइन करने की कोई इच्छा नहीं है, वह इंश्योर करना चाहता है कि क्रिश्चियन मिशन को अच्छी तरह हैंडल करे। वह मिशन जो ओरिजिनली रोवन के लिए था। ये साफ है कि लड़का उसे उकसाने की कोशिश कर रहा है। फिर भी क्रिश्चियन स्टेडी और कलेक्टेड रहता है। वह जवाब देता है, जबकि पूछता है कि क्या लड़का बस उसे कुछ न करने को चाहता है। वह ऐड करता है कि लांघम ने उसे टास्क इसलिए दिया क्योंकि उसे नहीं लगता था कि रोवन उसे ठीक से हैंडल कर पाएगा। वह बातें जोर से लगती हैं और लड़के का गुस्सा फट जाता है। बिना सोचे वह क्रिश्चियन पर चार्ज करता है, जबकि अपनी तलवार अपनी पूरी फ्रस्ट्रेशन के साथ घुमाता है। ब्लेड तेजी से हवा में काटती है, लेकिन क्रिश्चियन पैनिक नहीं करता। वह स्मूथली डॉज करता है, जबकि अटैक को आसानी से अवॉइड करता है। लड़का डिसबिलीफ में फ्रीज हो जाता है, समझ नहीं पाता कि क्रिश्चियन ने इतनी आसानी से कैसे इवेट किया। क्रिश्चियन शांति से उसकी तरफ देखता है, जबकि कहता है कि उन्होंने काफी ग्रीटिंग्स एक्सचेंज कर लिए हैं। वह पॉइंट आउट करता है कि वह साफ तौर पर एक दूसरे की कंपनी एंजॉय नहीं करते और उसे अश्योर करता है कि वह एक्सप्लोरेशन शुरू होने तक फिर से नहीं दिखाई देगा। फिर वह जाने के लिए मुड़ता है, जबकि मेंशन करता है कि उसके पास दूसरे टास्क हैं तैयार करने के लिए। लड़का उसे जाते हुए देखता है, जबकि एक आखिरी रिमार्क फेंकता है और उसे सप्लाई प्रिपरेशंस के लिए लक विश करता है। क्रिश्चियन आगे बढ़ता रहता है, पूरी तरह आराम से। उसके पीछे लड़का धीरे से अपनी तलवार नीचे करता है। उसकी नजर क्रिश्चियन की पीठ पर टिकी हुई है। उसके दिमाग में एक साफ सोच बनती है जब वह रियलाइज करता है कि क्रिश्चियन ने बिना पलक झपकते ब्लेड को सीधे देखा और सिर्फ आखिरी पल में मूव किया, जबकि जानबूझकर अटैक को मिस होने दिया। उस पल लड़का समझता है कि क्रिश्चियन उसने जितना इमेजिन किया था उससे कहीं ज्यादा डेंजरस है। जब क्रिश्चियन आखिरकार टाउन पहुंचता है तो गलियां पहले ही हलचल से भरी हुई हैं। उसके आसपास कई दुकानें अपने साइंस पेंट कर रही हैं या अपने डिस्प्लेज लगा रही हैं। रंग जोर से लगते हैं, खाने की खुशबू हवा में भर जाती है और लोगों की चैटर उसे घेर लेती है। जल्दी ही उसके बाद वह एक स्टॉल से कुछ खाना पिक करता है और कैजुअली उसे खाना शुरू करता है। जैसे ही वह ऐसा करता है, आसपास के लोग रुक जाते हैं और घूरते हैं। उसके बिहेवियर से साफ तौर पर हैरान है। एक पल बाद दुकान का मालिक दौड़कर आता है, लेकिन क्रिश्चियन बिना हिचकिचाहट के कुछ पैसे दे देता है। उसके बाद एक हाथ में खाना पकड़े हुए वह चलना शुरू करता है। चबाते हुए वह चुपचाप खुद से सोचता है कि उसने आखिरी बार प्रॉपर मीट कब खाया था। एक रिलैक्स्ड एक्सप्रेशन के साथ वह एडमिट करता है कि अगर वह कर सकता तो वह अपनी बाकी जिंदगी बस खाते और खेलते हुए गुजारता। इसी बीच जैसे वह चलता रहता है, उसे याद आता है कि किसी खास इंसान की दुकान आसपास होनी चाहिए। अब भी चबाते हुए उसे अचानक अपने पीछे कुछ महसूस होता है। उसकी इंस्टिंक्ट्स किक इन करती हैं और वह सोचता है कि क्या पहले जो उसके पीछे आ रहा है उसे छुटकारा पाना बेहतर होगा। वह खुद से सांस छोड़ता है, जबकि सोचता है कि यह कितना अनोइंग है, स्पेशली क्योंकि जो उसके पीछे आ रहे हैं वह मार्क वी लैंघम द्वारा भेजे गए अंडरलिंग्स लगते हैं। लेकिन इससे पहले कि वह एक्ट कर सके,
किसी ने अचानक उसके मुंह को पीछे से ढक दिया। उसकी आंखें बड़ी हो जाती हैं जब शॉक उसके दिमाग में भर जाता है। क्या हो रहा है यह समझ नहीं पाता। एक लड़की दिखाई देती है और उसे एक साइड एली में खींच लेती है। उसका हाथ अब भी उसके मुंह पर है जबकि उसे शांत रखने की कोशिश कर रही है। वह अपना सर घुमाता है और उसके चेहरे की एक झलक पकड़ने की कोशिश करता है। अनश्योर है कि वह कौन है या क्या चाहती है। वह आखिरकार छोड़ देती है और उसे इन्फॉर्म करती है कि कोई उसके पीछे पड़ा था, लेकिन उसके सबऑर्डिनेट्स ने उसे हैंडल कर लिया है, तो अब वह आराम कर सकता है। अब भी कॉट ऑफ गार्ड, क्रिश्चियन अपनी आवाज थोड़ी बढ़ाता है जबकि पूछता है कि कोई कैसे शांत रह सकता है जब उसे मुंह पर हाथ रखकर खींच कर ले जाया गया हो। वह फिर उसे पूछता है कि वह कौन है। शांति से लड़की अपनी आइडेंटिटी रिवील करती है कि वह इविल किंग कासल से है। उसका बॉडी यह सुनकर एक सेकंड के लिए फ्रीज हो जाता है। फिर लड़की आगे बोलती रहती है जबकि एक्सप्लेन करती है कि वह कोई है जो इविल किंग कासल में फैलने वाले ओमिनस साइंस को रोकने की कोशिश कर रही है। वह ऐड करती है कि बेहतर होगा अगर वह अभी मूव करें और पूछती है कि क्या वह उसके साथ आना चाहता है। भले ही हैरान है, क्रिश्चियन ज्यादा देर नहीं हिचकिचाता। आखिरकार वह सर हिलाता है और उसे रास्ता दिखाने को कहता है। वह उसके थोड़ा आगे चलते हुए शुरू करते हैं। थोड़ी देर बाद वह पूछता है कि वह कितनी दूर जा रहे हैं। बिना मुड़े वह असल में क्या हो रहा है यह एक्सप्लेन करना शुरू करती है। हाल ही में इविल किंग कासल से लोग बिना कोई निशान छोड़े गायब हो रहे हैं। वह उसे बताती है कि कासल के अंदर सेफ जोन्स भी एक एक करके डिस्ट्रॉय हो रहे हैं। इसके अलावा इविल किंग कासल खुद 3 मेजर फैमिलीज के बीच लगातार कॉन्फ्लिक्ट में फंसा हुआ एक रीजन है। एक ऐसी जगह जहां पहले डर का राज था। उसके मुताबिक उन फैमिलीज के हेड्स को अपने लोगों की जिंदगी या मौत की कोई परवाह नहीं है। इसकी वजह से उसने डिसाइड किया कि उसे केओस पैदा करने वाली क्रिमिनल फोर्सेस को जड़ से मिटाने के लिए कई फैमिलीज की मदद चाहिए। फिर भी वह एडमिट करती है कि वह बदले में कुछ दिए बिना मदद नहीं मांग सकती। वह फिर इन्फॉर्मेशन ऑफर करने का वादा करती है, कुछ ऐसा जो डार्क मेज फैमिली पर गिरने वाले खतरे को शांत करने में मदद कर सकता है। जैसे वह सुनता है, क्रिश्चियन खुद को पूरी तरह हैरान पाता है। फिर लड़की एक और ज्यादा भारी सच ड्रॉप करती है। वह रिवील करती है कि मार्कवी लैंघम अल्टीमेट पॉइजन डार्क मैजिक फैमिली के एक हाई रैंकिंग फिगर के साथ चोरी छुपके काम कर रहा है। उनका शेयर्ड गोल है उसी डार्क मैजिक फैमिली की बेटी मरीसा को एलिमिनेट करना। यह सुनकर क्रिश्चियन को शॉक की एक और लहर महसूस होती है। वह समझ नहीं पाता कि उसके लोग और मरीसा दोनों को क्यों टारगेट किया जा रहा है। जब वह उसके मोटिव पर सवाल करता है, लड़की आगे एक्सप्लेन करती है। वह उसे बताती है कि अगर यह इवेंट 27 फोर्सेस को अपना बैलेंस खोने पर मजबूर करते हैं तो इविल किंग कासल के अंदर के रिंग लीडर्स और ज्यादा एग्रेसिव हो जाएंगे। आखिरकार यह केओस 12 डार्क मेज फैमिलीज के बीच बैलेंस को डिसरप्ट कर सकता है। सबसे बुरी हालत में इससे एक बहुत बड़ी ट्रेजेडी हो सकती है। तो वह उसे आने वाले रेलिक एक्सप्लोरेशन के लिए अच्छी तरह तैयार रहने की वार्न करती है। इसके अलावा वह उम्मीद व्यक्त करती है कि वह सेफली डार्क मेज फैमिली का यंग लॉर्ड बनेगा, इतना स्ट्रॉन्ग कि वह पीस को बर्बाद करने की कोशिश करने वालों के खिलाफ खड़ा हो सके। जैसे वह यह सुनता है, क्रिश्चियन सोचने लगता है कि उसे यंग लॉर्ड के रूप में उसकी पोटेंशियल के बारे में भी पता है। वह अस्यूम करता है कि उसकी इन्फॉर्मेशन नेटवर्क बहुत वाइड और पावरफुल होनी चाहिए, लेकिन वह हर चीज को ब्लाइंडली एक्सेप्ट नहीं करता। वह पूछता है कि वह उस पर कैसे विश्वास कर सकता है, स्पेशली क्योंकि उसने कोई प्रूफ नहीं दिखाया है। अगर वह चाहती है कि वह कोऑपरेट करे तो उसे कुछ कोलैटरल के रूप में ऑफर करना होगा। उसके रिक्वेस्ट सुनकर उसके चेहरे पर फ्रस्ट्रेशन की चमक आती है। उसे ऐसे देखकर वह एक रिमार्क फेंकता है जबकि अस्यूम करता है कि उसके पास ऑफर करने के लिए कुछ नहीं है। लेकिन इससे पहले कि वह चला जाए वह उसे रोक देती है। एक डिटरमिन्ड एक्सप्रेशन के साथ वह अपने कपड़ों में से कुछ निकालकर उसे देती है। क्रिश्चियन की आंखें बड़ी हो जाती हैं जब वह आइटम देखता है कि यह कुछ ऐसा नहीं है जो उसने कभी एक्सपेक्ट किया था। बिना कोई शब्द कहे वह मुड़ता है और चला जाता है। उसका दिमाग अब भी सवालों से भरा हुआ है। उसके पीछे लड़की चुपचाप देखती है। उसका एक्सप्रेशन अनरीडेबल है। फिर वह खुद पर नजर डालती है और किसी खास को नहीं बल्कि खुद से फुसफुसाती है, जबकि सोचती है कि वह क्रिश्चियन को अपना असली सेल्फ क्यों नहीं दिखा सकती। उसके करीब एक मॉन्स्टर जैसा फिगर जवाब देता है कि यह उसकी अपनी सेफ्टी के लिए है। अगर क्रिश्चियन खतरे में पड़ता है और उसका नाम लेता है तो बातें और ज्यादा खराब हो सकती हैं। वह यह सुनकर धीरे से सहमत है जबकि सच एक्सेप्ट करती है। मॉन्स्टर सर हिलाता है और उसे कहता है कि अभी के लिए उन्हें बस इंतजार करना चाहिए। वह उसे उसके नाम से बुलाता है, आइड्रीन। वह एक छोटा नोट देती है और चुपचाप जवाब देती है। इसी बीच क्रिश्चियन इड्रीन ने जो कार्ड दिया था उसे पकड़े हुए और आगे चलता है। उसके चेहरे पर एक छोटी मुस्कान आती है। वह सोचता है कि वह कितना लकी है कि उसे यह बिल्कुल तब मिला जब उसे इसकी जरूरत थी। जैसे वह आगे बढ़ता है वह कार्ड को करीब से एग्जामिन करता है। ये डार्क ऑक्शन हाउस से है, एक छुपा हुआ मार्केट प्लेस जहाँ स्मगल्ड रेलिक्स और रेयर एनिमल्स बेचे जाते हैं। ये एक्सेस कार्ड्स उसे पता है सिर्फ वेरीफाइड नोबल्स या रिच को दिए जाते हैं। जैसे वह बिल्डिंग के करीब आता है यादें ताजा होती हैं। पास्ट में किसी भी वॉरियर के पास कार्ड्स नहीं थे और अंदर घुसना हमेशा एक प्रॉब्लम रहा था। फिर अचानक वह नाम नोटिस करता है, लिया डी वॉल्फमैन। ये एक ऐसा नाम है जो उसने पहले कभी नहीं सुना था। उसकी सोच अचानक वापस उस पर जाती है जो आइड्रीन ने उसे पहले मार्कवी लैंघम के अल्टीमेट पॉइजन डार्क मैजिक फैमिली से सीक्रेट कनेक्शन के बारे में बताया था। उसकी बातें उसके दिमाग में रिपीट होती रहती हैं। फिर भी वह खुद को याद दिलाता है कि वह अभी उसकी आइडेंटिटी कंफर्म नहीं कर सकता। उस पर पूरा विश्वास करना अभी बहुत जल्दी है, इसलिए वह डिसाइड करता है कि कॉशियस रहना और खुद को ठीक से तैयार करना बेहतर है। एक बार वह ऑक्शन बिल्डिंग पर पहुंच जाता है। वह काउंटर की तरफ बढ़ता है और एक मैसेज पिजन भेजने की रिक्वेस्ट करता है। वर्कर जल्दी सर हिलाता है और उसे टूल्स देता है। क्रिश्चियन नाम को केयरफुली लिखता है, उसे पिजन पर रखता है और पक्षी को आजाद कर देता है। जैसे ही वह उड़ता है वह उसे जाते हुए देखता है और चुपचाप खुद से सोचता है कि पहला स्टेप अब हो गया है। आखिरकार वह एक गहरी सांस लेता है और सोचता है कि क्या आखिरकार उस आदमी से मिलने का टाइम आ गया है। जब क्रिश्चियन आखिरकार बिल्डिंग में एंटर करता है, इंचार्ज आदमी तुरंत आगे बढ़ता है। वह अपने हाथ क्रॉस करता है और रास्ता रोकता है जबकि वार्न करता है कि यह उसके जैसे किसी के लिए जगह नहीं है और उसे तुरंत निकलने का इंस्ट्रक्शन देता है। जवाब में क्रिश्चियन अपना हाथ उठाता है और वह कार्ड रिवील करता है जो वह कैरी कर रहा है। जैसे ही आदमी उसे देखता है उसका चेहरा पूरी तरह बदल जाता है। शॉक उसके एक्सप्रेशन में भर जाता है और वह हड़बड़ाते हुए माफी मांगता है। अपेरेंटली क्रिश्चियन के पास एक वीआईपी कार्ड है। आसपास के स्टाफ मेंबर्स तुरंत उसे रिस्पेक्ट के साथ ग्रीट करना शुरू कर देते हैं, जिस पर वह मेन हॉल में एंटर करता है। वह नोटिस करता है कि बहुत सारे लोग पहले ही वहां इकट्ठा हो गए हैं। ज्यादा देर नहीं लगती, एक आदमी उसके पास आता है और एक पजल्ड लुक के साथ
पूछता है कि क्या वह लिया डी बॉल्फमैन है। क्रिश्चियन शांति से जवाब देता है कि बस आज के लिए वह है। फिर वह पूछता है कि क्या कोई इशू है। हालांकि आदमी उसे शक की नजर से देखता है, जबकि सोचता है कि उसकी आवाज लिया नाम के किसी के लिए बहुत ज्यादा गहरी लगती है। वह बस जवाब देता है कि कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्रिश्चियन बिना कंपोजर खोए ब्रांच मैनेजर के पास ले जाने को कहता है। जब आदमी हिचकिचाता है तो क्रिश्चियन को ब्रांच मैनेजर के पास ले जाया जाता है। क्रिश्चियन को ब्रांच मैनेजर के पास ले जाया जाता है। क्रिश्चियन को ब्रांच मैनेजर के पास ले जाया जाता है। क्रिश्चियन अपनी टोन को शार्प करता है और रिक्वेस्ट रिपीट करता है, जबकि उसे दृढ़ता से जल्दी करने को याद दिलाता है। आखिरकार वह एक शांत जगह पर पहुंचते हैं, जहां क्रिश्चियन को बैठने के लिए इनवाइट किया जाता है। आदमी अब भी अनसर्टेन लग रहा है। हॉस्पिटल ले जाया जाता है। ब्रांच मैनेजर को लाने का वादा करता है और चला जाता है। इसी बीच क्रिश्चियन अपने आसपास के स्पेस को ऑब्जर्व करना शुरू करता है। रूम में सब कुछ दौलत और स्टेटस को रिफ्लेक्ट करता है। वह चुपचाप सोचता है कि हर डिटेल टॉप क्लास है, बिल्कुल वैसा ही जैसा रूडोल्फ मर्चेंट ग्रुप से एक्सपेक्ट किया जाता है। उसे याद आता है कि यह ग्रुप यूनियन डियर मर्चेंट ग्रुप के साथ बहुत करीब से काम करता है और इतना पावरफुल भी है कि एक सीक्रेट ब्लैक मार्केट ऑपरेट कर सके। असल में उनका इन्फ्लुएंस डार्क मैजिक एम्पायर में लगभग हर डिस्ट्रीब्यूशन रोड पर फैला हुआ है। वह रिफ्लेक्ट करता है कि अगर रूडोल्फ मर्चेंट ग्रुप कुछ एक्वायर नहीं कर सकता तो कोई और भी पॉसिबली नहीं कर सकता। अचानक दरवाजा खुलता है और एक औरत शांति से अथॉरिटी के साथ एंटर करती है। वह खुद को रूबिट के रूप में इंट्रोड्यूस करती है, ऑक्शन हाउस की ब्रांच मैनेजर और रूडोल्फ मर्चेंट ग्रुप की हेड। वह कंफर्म करती है कि उसने उसे मिलने की रिक्वेस्ट की थी और पूछती है कि उसे क्या चाहिए। बिना हिचकिचाहट के क्रिश्चियन अपनी आवाज बढ़ाता है और उसे रवीना को लाने की डिमांड करता है। रूबिट एक पल के लिए फ्रीज हो जाती है, नाम से स्टार्टल्ड। हिचकिचाती है इसे फिर से कंफ्यूजन के साथ रिपीट करने से पहले। क्रिश्चियन सीधे उसकी तरफ देखता है और इंसिस्ट करता है कि वह जानती है कि रूइना कौन है, डियर मर्चेंट ओनर। वह एडमिट करती है कि वह रूइना को जानती है, लेकिन क्लेम करती है कि इवन अगर वह उसे मिल सकती है तो वह समझ नहीं पाती कि उसका क्या मतलब है। वह शांति से एक्सप्लेन करता है कि रोवेना पहले ही यहाँ है। नेचुरली इससे वह और ज्यादा कंफ्यूज हो जाती है। क्रिश्चियन ऐड करता है कि यह जरूर आर्टिफैक्ट की पावर की वजह से होगा, जबकि सजेस्ट करता है कि यह एक्सट्रीमली इफेक्टिव है। फिर एक हल्की मुस्कान के साथ वह उसे कहता है कि वह शायद एक दूसरे से और ज्यादा मिलेंगे। उसकी आंखें और बड़ी हो जाती हैं जैसे ही उसका डिस्गाइज फेड होने लगता है। उसकी असली अपीयरेंस ज्यादा क्लियर हो जाती है और पैनिक उसके चेहरे पर छा जाता है। वह पूछती है कि उसने यह कैसे पता लगाया। क्रिश्चियन शांत रहते हुए अपनी पिछली जिंदगी के बारे में सोचता है। उसे वह तकलीफ याद आती है जो उसने उसे दी थी और चुपचाप वादा करता है कि वह इस सब का हिसाब चुकाएगी टाइम पर। वह के अब उस पर खुलेआम मजाक उड़ाता है, जबकि उस पर कमजोर कैमोफ्लेज के साथ एक रेलिक के पीछे छिपने का इल्जाम लगाता है। वह करे हंसता है और उसे कहता है कि रेलिक का इफेक्ट इतना पुअर है कि उसका बड़ा चेहरा ठीक से छिप भी नहीं पाया। वह हांफती है और हॉरर में खुद को देखती है, जबकि चिल्लाती है कि रेलिक फेल नहीं हो सकता। क्रिश्चियन अंदर ही अंदर हंसता हुआ जानता है कि वह झूठ बोल रहा है। वह कभी भी एक वेल क्राफ्टेड आर्टिफैक्ट को सच में इंसल्ट नहीं करेगा। फिर भी वह उसे फिर से ताना मारता है, जबकि सजेस्ट करता है कि उसका चेहरा बस पूरे कवरेज के लिए बहुत बड़ा है। रूबिट का गुस्सा बढ़ता है। वह आर्ग्यू करती है कि यह रीजन नहीं है और पॉइंट आउट करती है कि वह सच में लेया डे बॉल्फमैन नहीं है। वह गेस करती है कि वह डार्क मैजिक एम्पायर में पहले ही जाना पहचाना कोई होना चाहिए। वह उसे डांटती है, जबकि याद दिलाती है कि उसने किसी और के नाम से मेंबर्स ओनली वेन्यू में एंटर किया तो उसे सुपीरियर एक्ट करने का कोई हक नहीं है। क्रिश्चियन एक ब्राउ उठाता है और वापस फायर करता है, जबकि पूछता है कि असल में कौन किसे धमका रहा है। वह उसे वार्न करता है कि वह आसानी से अफवाहें फैला सकता है। एक कह रही है कि एक यूनियन ऑफिशियल डार्क मैजिक एम्पायर में सीक्रेट बिजनेस कर रहा है। साफ तौर पर उसका कॉन्फिडेंस हिलना शुरू हो जाता है। वह टोन बदलती है और पूछती है कि ठीक ठीक उसे क्या चाहिए। वह मुस्कान के साथ जवाब देता है। ज्यादा देर नहीं लगती, वह उसे कई आइटम्स, ज्वेलरीज, वैल्यूएबल्स और रेयर मटेरियल्स देती है। वह उन्हें सेटिस्फैक्शन के साथ रिसीव करता है। जैसे वह और तैयार करने के लिए मुड़ती है, क्रिश्चियन खुद से खुश महसूस करता है। वह रियलाइज करता है कि उसके पास एक खास ड्रग फॉर्मूला के लिए जरूरी इंग्रेडिएंट्स इकट्ठा करने के लिए अभी काफी है। एक्साइटमेंट से वह चिल्लाता है कि यह सारी मेहनत डिस्ट्रक्शन रोकने के लिए है। वह खुद को याद दिलाता है कि भले ही यह हॉल उसकी स्ट्रेंथ को मैसिवली इंक्रीज नहीं करेगा, ये अब भी इतना काफी है कि मार्कस लैंघम ने जो एक या दो बैकअप प्लान्स तैयार किए होंगे उनका मुकाबला कर सके। उसके बाद क्रिश्चियन ऑक्शन हाउस छोड़ देता है। आसपास के ट्रेनिंग ग्राउंड से चलते हुए वह कई लोगों को एक दूसरे के साथ स्पारिंग करते हुए देखता है। उनमें से एक उसे नोटिस करता है और चिल्लाता है, जबकि पूछता है कि वह कहाँ जा रहा है। वह इंसान उसे ट्रेनिंग ज्वाइन करने के लिए इन्वाइट करता है अब जब वह वहाँ है। क्रिश्चियन एक पल के लिए रुकता है और फिर उसे हटा देता है। वह उन्हें बताता है कि वह इधर उधर घूमने से बहुत थका हुआ है और पूछता है कि उसे ट्रेनिंग क्यों करनी चाहिए जब वह एक सोल्जर की तरह लड़ने का प्लान नहीं करता, स्पेशली रोवन की तरह नहीं। इसके साथ वह मुड़ता है और उन्हें आवाज देता है, जबकि उन्हें अपनी ट्रेनिंग के लिए गुड लक विश करता है। ट्रेनर्स में से एक उसकी पीठ पर घूरता है और उसके पीछे चिल्लाता है, साफ तौर पर गुस्से में। लेकिन एक और इंसान आगे बढ़ता है, गुस्से वाले के कंधे पर हाथ रखता है। वह उसे क्रिश्चियन को जाने देने को कहता है। वह एक्सप्लेन करता है कि क्रिश्चियन को वैसे भी इससे ज्यादा कुछ नहीं मिल रहा है और अगर उसने कुछ वर्थवाइल नहीं किया तो वह आखिरकार पीछे रह जाएगा। वह क्रिश्चियन को जाते हुए देखता है और फ्रस्ट्रेशन में फुसफुसाता है, जबकि सोचता है कि कोई इतना केपेबल आदमी अपनी एडवांटेज को इतनी लापरवाही से क्यों फेंकता रहता है। क्रिश्चियन एक छोटा नोट देता है, जबकि रोबोट सोचती है कि वह यह सब कहाँ यूज करने वाला है। वह उससे एक बैग पकड़ाती है और वह अंदर ही अंदर उसे पेनफुली अनकल्चर्ड क्रीचर कहता है। फिर भी रियलाइज करता है कि अब उसे जो मिलता है उस पर नेट पिक करने का टाइम नहीं है। रोबोट रिमार्क करती है कि वह बिल्कुल नहीं समझती कि वह क्या चाहता है, लेकिन इंसिस्ट करती है कि वह उसकी आइडेंटिटी सीक्रेट रखे इसके बदले में। वह कैजुअली उसे अश्योर करता है, जबकि ऐड करता है कि वह फिर से मिलेंगे, भले ही वह एडमिट करती है कि वह अगले बार उसे मिलना नहीं चाहेगी। उसके बाद वह उसका नाम उठाता है, जबकि पूछता है कि क्या उसे रोबोट से चिपके रहना चाहिए या अब उसे रूइना बुलाना चाहिए। वह सोचता है कि जंग जल्दी ही छिड़ सकती है। यूनियन और डार्क मैजिक एम्पायर दोनों अपने मूव्स कर रहे हैं, जबकि हिंट देता है कि कॉन्टिनेंट का पॉलिटिकल क्लाइमेट टेंस हो रहा है। अगर एक ऑल आउट जंग सच में शुरू होती है और जमीन के पार के रास्ते सील हो जाते हैं तो या तो यूनियन या डार्क मैजिक एम्पायर को नीचे गिराना होगा, जबकि ट्रेड को आधे में काटना होगा। रूबिट उसकी बातों को डिसमिस करती है, जबकि इंसिस्ट करती है कि जंग कोई बच्चों का खेल नहीं है।
लेकिन वह उसकी सर्टेनिटी को चैलेंज करता है, पॉइंट आउट करते हुए कि कैपिटल से हाल ही में निकलने वाली अफवाहें इतनी फारफेच्ड नहीं लगती। वह चुप हो जाती है जबकि रियलाइज करती है कि इंपीरियल कैपिटल में जो टेंशन बढ़ रही है वह रियल है, जिसमें बहुत सारे नोबल हाउसेस यूनियन के साथ जंग के लिए जोर लगा रहे हैं। वह पूछती है कि वह ये सब क्यों शेयर कर रहा है, जबकि सोचती है कि क्या वह सच में उस जैसी सिंपल मर्चेंट से जंग रोकने की एक्सपेक्ट करता है। क्रिश्चियन एक लेड बैक टोन में मेंशन करता है कि वह बस उसे स्पॉन्सर कर सकती है, जबकि क्लेम करता है कि वह एक ऐसा फ्यूचर शेप करेगा जहां जंग नहीं होगी। उसे उसकी बातें कंफ्यूजिंग लगती हैं, तो वह क्लैरिफाई करता है कि कोई भी फोर्स को सदर्न डार्क मैजिक किंगडम से गुजरना पड़ेगा जहां डार्क मेज फैमिली का कंट्रोल है। लेकिन अगर वह इस बार ड्यूक की पोजीशन सिक्योर कर सकता है और आगे क्या है उसके लिए खुद को तैयार कर सकता है, तो सबसे बुरा रोका जा सकता है और उसके ट्रेड प्रॉफिट्स आधे में कटने से बचे रहेंगे। वह पूछता है कि क्या वह ये ऑफर लेगी। ये सब सोचता है कि उसकी आंखें कुछ छुपा नहीं रही हैं और शायद उसमें इन्वेस्ट करना सबसे बुरा आइडिया नहीं है। वह आखिरकार उसका हाथ पकड़ती है जबकि वह सो रहा होता है, मान जाती है जबकि वार्न करती है कि अगर उसने अपना वादा तोड़ा तो वह बिना हिचकिचाहट के उसे छोड़ देगी। क्रिश्चियन कूली नोट करता है कि वह खुद को रिपीट नहीं करता और सोचता है कि उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, इवन अगर उसने उसे एक बार डाउनफॉल से बचाया था। अपने दिमाग में वह उसे मिस्टर मनी बैग कहता है जबकि उसे अपने रास्ते में सेफ रहने को कहता है। इसी बीच क्रिश्चियन कहीं और काम करता है, जबकि रिफ्लेक्ट करता है कि क्योंकि अल्टीमेट पॉइजन डार्क मैजिक फैमिली से कोई पावरफुल इंसान इन्वॉल्व है, तो जस्ट इन केस एक एंटीडोट तैयार रखना समझदारी होगी। उसने आखिरी बार एक बनाया था, उसे बहुत टाइम हो गया है और उसे यकीन नहीं है कि इस बार वह परफेक्टली बनेगा। अपनी पिछली जिंदगी में रिनाउंड मेडिकल प्लान के अंदर क्रिश्चियन फ्लेम को स्टडी रखने में स्ट्रगल करता है, उसकी कमजोरी के बारे में फुसफुसाता है। एल्रा उसे और जोर से पंखा करने के लिए अर्ज करती है, उसे याद दिलाती है कि उनका क्लैन फायर कंट्रोल के मामले में कभी नहीं हारता। वह वापस कंप्लेन करता है जबकि पूछता है कि वह कौन है, जबकि याद करता है कि उनकी पहली बार फर्स्ट वॉर के दौरान बैटलफील्ड पर रास्ता टकराया था। उसके पास कोई चॉइस नहीं थी सिवाय उस बैटलफील्ड पर यंग स्टेप करने के। डीमन किंग इविल ब्लड ने उसके क्लैन को खत्म कर दिया था, जबकि उनके अनमैच्ड मेडिकल टैलेंट को 7 ग्रेट एलाइड क्लैंस में एक खतरा समझते थे। एल्रा खुद डीमन किंग इविल ब्लड की ब्लेड से नहीं बच पाई और क्रिश्चियन फ्लेम को पंखा करता रहता है, जबकि वह चुपचाप ऑब्जर्व करती है कि वह कितना रिमार्केबल है, जबकि उसके क्लैन की मेडिसिन को सिर्फ एक क्विक एक्सप्लेनेशन से रिक्रिएट कर पाता है। वह सोचती है कि उस जैसा कोई उसकी जिंदगी में पहले क्यों नहीं आया। क्रिश्चियन मेंशन करता है कि इवन रिनाउंड मेडिकल क्लैन, जिसे कभी सेंट लाइक माना जाता था, टूट रहा है क्योंकि हाउसहोल्ड का हेड पहले ही खून खास रहा है। उसे पता है कि डीमन किंग इविल ब्लड के ब्लो के बाद वह इसलिए जिंदा है क्योंकि उसकी मेडिसिन की वजह से। जैसे एल्रा खांसती है, वह खुद को उठाती है जबकि कहती है कि वह लेती नहीं रह सकती जब इस कैओटिक वर्ल्ड में काउंटलेस लोग अब भी दर्द में हैं। जबकि ये ट्रैजिक पाती है कि रिनाउंड मेडिकल क्लैन की लाइन खत्म हो रही है। क्रिश्चियन उसे पास्ट को पीछे छोड़ने और रिकवर करने पर फोकस करने को कहता है। वह फिर टेबल से एक बुक पकड़ती है और उसे देती है, जबकि एक्सप्लेन करती है कि इसमें रिनाउंड मेडिकल क्लैन की सर्वाइविंग सीक्रेट टेक्निक्स हैं। उसे एक्सेप्ट करने को कहती है। वह खांसती रहती है और वह उसे आराम करने को अर्ज करता है, लेकिन वह अचानक उसका हाथ पूरा पकड़ लेती है। उसे कहती है कि उसके लिए दर्द में लोगों को बचाए ताकि वह इस दुनिया को बिना रिग्रेट्स के छोड़ सके। वह उसे बुक देती है और वह धीरे से पूछता है कि क्या वह अब उसे मास्टर बुला सकता है। उसे लगता है कि ऐसे किसी को मास्टर कहना अजीब लगता है जो मास्टर जैसा एक्ट भी नहीं कर सकता, फिर भी रियलाइज करता है कि उसने उसमें सही चॉइस की। उस दिन से क्रिश्चियन रिनाउंड मेडिकल क्लैन का 27वां हेड बन जाता है। इवन अगर बुक का सिर्फ कुछ हिस्सा बचा है और क्लैन के आइडियल्स और सीक्रेट्स को पूरी तरह कैप्चर नहीं कर सकता, वह अपना वादा पूरा करने के लिए बैटलफील्ड पर स्टेप करता है। आखिरकार बैटलफील्ड पर सेंट का टाइटल कमाता है। अब प्रेजेंट में क्रिश्चियन चुपचाप अपनी मास्टर से फुसफुसाता है जबकि एनएप ले रहा है। उसे कहता है कि वह शायद कहीं शांति से रह रही है, लेकिन इस जिंदगी में भी वह उसे किया गया वादा पूरा करेगा। इसी बीच दूसरी तरफ मार्किस को आखिरकार अपने यंग लॉर्ड से एक लेटर मिलता है। वह उसे रिसीव करते हुए खुशी महसूस करता है, जबकि याद करता है कि मैरियन सीरियस होने पर कैसे वाइल्ड हो जाती थी, जबकि सोचता है कि यह लड़का असल में किसका बेटा है। वह लेटर खोलता है, यह देखने के लिए उत्सुक है कि उसमें क्या है। फिर करीब में बैठे इंसान की तरफ देखता है, जबकि मेंशन करता है कि अब उसके बेटे के लिए तैयारी करना शुरू करने का टाइम है।